हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आ सकते हैं। मैंने आपको बहुत से कॉन्सेप्ट बताए थ्रू क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे वे में डील करी। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और कभी भी जब आप लोग लेक्चर देखते हो तो उसको बहुत अलग वे में लेना जरूरी है। ठीक है, आप लोगों को उसको जस्ट एज फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, बिल्कुल उसको सीरियसली लेकर के तैयारी करनी है। तब आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एवं ही लोगे उसको तो फिर वो आपको रिजल्ट में दिखाई नहीं देगा, है ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ अच्छा उससे रिजल्ट आए, सो इन दैट केस आपको उसको सीरियस वे में लेकर के प्रॉपर अप्रोच के साथ पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप मैकेनिकल के हो, चाहे आप सिविल के हो। तो जो मेरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है ये एमईसी दोनों के लिए दे रहा हूं। तो दोनों जो इस ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि जब आप लेक्चर देखते हो तो एकदम सब काम छोड़ के एकदम सिंसियरली देखा करो, एकदम सिंसियरली देखा करो और हर एक पॉइंट को सुना करो ध्यान से। बी अ गुड लिसनर। ठीक है, तो अपने आप अपने साइड से अपना आप इनपुट स्ट्रांग रखोगे तो अपने आप आपके लाइफ में चीजें जो अच्छी होंगी। अगर आप अपना एंड से हर चीज सही टाइम पे करोगे, डिसिप्लिन के साथ करोगे, शिद्दत के साथ करोगे, तो आपके साथ कभी भी कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड वे में गलत नहीं हो पाएगा। आपको कुछ ना कुछ चीज एक्सपेक्टेड रहती कि ओके ये नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ एकदम अनएक्सपेक्टेड वे में नुकसान आपके साथ नहीं होगा अगर आप लोग रेडी रहते हैं। अगर आप लोग अपना हर एक काम, अपना हर एक चैप्टर, अपना हर एक टॉपिक टाइम पे कवर करते हैं, टाइम पे पढ़ते हैं, टाइम पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, तब जाकर के कुछ कारीगर करता है। एक जरा सी कश्ती ने ललकारा है, अब देखें क्या ढोंग समंदर करता है। तो हम लोग तैयार हैं, आप लोगों को भी तैयार रहना है और गेट एग्जामिनेशन में मचा देना है पूरा, मतलब समझ रहे हो ना। तो चलिए आप लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा स्टार्ट करते हैं, दैट इज बेंडिंग ऑफ बीम। तो बेंडिंग ऑफ बीम में हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, देखो बताता हूं मैं। बेंडिंग ऑफ बीम में हम लोगों को सबसे पहले तो बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ना होता है सबसे पहले, और उससे रिलेटेड और बहुत सी चीजें लाइक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, सेक्शन मॉडुलस हो गया, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब देखना बेंडिंग क्या होती है। तो बेंडिंग बेसिकली हम लोग बात करें तो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, हम लोग उसको एज अ प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियली स्ट्रेट था वो अब कर्व शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा क्या करते हो, कभी भी किसी बॉडी पे नंबर ऑफ लोड्स लग रहे होते हैं, सो एज द इफेक्ट ऑफ दैट लोड दैट बॉडी विल गेट डिफॉर्म्ड एंड दिस डिफॉर्म्ड शेप दैट इज हैविंग सम कर्वेचर इज नोन एज बेंड शेप। ये आपका बेंड शेप है। तो किसी भी शेप को बेंड कर देने का जो प्रोसेस है दैट इज बेंडिंग। ठीक है, अब आप किसी को जानबूझ के बेंड नहीं करते, आप नहीं चाहते कि कोई चीज बेंड हो जाए, लेकिन लोड लग रहा है तो अपने आप वो कभी ना कभी बेंड तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर एक बीम लेता हूं, तो बीम लिया मैंने, यहां पर बीम को बोला कि इनिशियली स्ट्रेट है, ये इनिशियली स्ट्रेट बीम है। ठीक है, नाउ व्हाट डज इट मीन बाय इनिशियल स्ट्रेट बीम। ठीक है, इनिशियली स्ट्रेट बीम की बात करूं तो हम लोग इनिशियल स्टेट कैसे मानेंगे किसी भी बीम को। बीम हमको पता है क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ एनी स्ट्रक्चर होता है विच कैरीज द ट्रांसवर्स लोड। ठीक है, तो ये बीम है और ये कैसा है, स्ट्रेट है बोला मैं। ठीक है, स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट है कैसे पता चलेगा। नाउ दिस इज द एक्सिस ऑफ बीम, लेट अस से दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल, ओके, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। Okay, now let me take 2 points in the longitudinal axis like this. This is point A, this is point B. Now if you draw normal from these points, if you draw normal from this point, normal number 1, normal number 2, so these two normals will be parallel to each other because both are having 90 degree with the longitudinal axis. Now ये दोनों एक दूसरे के parallelly जा रहे हैं. Now as they are parallel, they will be intersecting themselves at infinite पे जा करके, infinite distance travel करने के बाद ये जो दो parallel एक दूसरे को कट करेगी। स्कूल लेवल ज्योमेट्री पढ़ा हुआ हम लोगों ने, तो पैरेलल लाइंस जो होती है एक दूसरे को इनफाइनाइट पे कट करती है। ठीक है, मान लिया इस बात को। सो इसका हम लोग एक फिजिकल वे में कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट है, बहुत ज्यादा स्ट्रेट है बोलूं मैं, तो जो स्ट्रेट बॉडी है उस स्ट्रेट बॉडी को मैं किसी इनफाइनाइट रेडियस के स्फीयर का छोटा सा हिस्सा मान सकता हूं। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जैसे कि अभी मैं इस कमरे में हूं, इस फ्लोर पे खड़ा हूं, मुझे फ्लोर स्ट्रेट लग रहा है, बट ये फ्लोर जो है एग्जैक्टली स्ट्रेट होगा क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, ये धरती कैसी है, गोल है,
तो हम लोग डेफिनेटली इस धरती का एक छोटा सा, इसके पूरे सरफेस एरिया का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा कवर कर रहे हैं. सो इफ यू टेक अ वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ एनी इनफाइनाइटली लार्ज बॉडी, ओके, विच इज स्फेरिकल इन शेप, यू विल सी कि उसका जो शेप है वो स्ट्रेट दिख रहा है आपको. सिमिलरली जैसे कि अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करते हो, लाइक दिस, एक सर्कल ड्रॉ किया आप लोगों ने, तो इस सर्कल का अगर आप एक छोटा सा हिस्सा देखोगे इस तरह से, मैंने छोटा सा हिस्सा ड्रॉ किया जैसे, तो आप लोग खुद ये चीज कर सकते हो, तो आपको ये स्ट्रेट दिखेगी. ओके, सो यहां से मैं कंक्लूड कर सकता हूं ऐसा कि जो लॉन्गिट्यूड, जो आपके पास बीम है इनिशियल स्ट्रेट बीम, ये इनिशियल स्ट्रेट बीम जो है किसी इनफाइनाइट रेडियस के बॉडी का छोटा सा हिस्सा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं इनिशियल स्ट्रेट बीम को. नाउ जब आप लोग इसको बेंड करते हो बाय एप्लीकेशन ऑफ सम लोड्स, सम मोमेंट्स लाइक दिस, जैसे इसका आपको इस तरह से इसको आप बेंड कर दिए, सो यू विल सी कि ये जो नॉर्मल सब मैं ड्रॉ करूंगा यहां से, सेम ए और बी पॉइंट जो थे इसके एक्सिस पे, उससे, ठीक है, आप यहां पर भी ले सकते हो, बीम के बीच में भी कहीं भी ले सकते हो, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, सी और डी जैसे मैं बोला, तो यहां से ड्रॉ कर दिया लो. नाउ दीज नॉर्मल्स n1 एंड n2 विल बी इंटरसेक्टिंग एट अ फाइनाइट लोकेशन, एक फाइनाइट लोकेशन पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. तो ये जो जिस फाइनाइट लोकेशन पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से ड्रॉ किए गए ये जो दो नॉर्मल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इस बीम का सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. ये बीम कैसे हो चुकी है? बैंड हो चुकी है, ठीक है, ये बीम कैसे हो चुकी है? बैंड हो चुकी है. नाउ ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ ये क्या है इसका? दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. नाउ ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसके बारे में बताना चाहूंगा. दिस इज बेसिकली अ सेंट्रोइडल एक्सिस. जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है दिस इज बेसिकली अ सेंट्रोइडल, दिस इज बेसिकली अ सेंट्रोइडल एक्सिस. ये एक तरह से क्या है? सेंट्रोइडल एक्सिस है. कैसे पता चलेगा सेंट्रोइडल एक्सिस क्या होता है? देखो, जैसे ये जो बीम है इसका क्रॉस सेक्शन होगा लाइक दिस, जैसे कि मैं फिलहाल के लिए एक रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर रहा हूं, तो ये जो रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन है इसका एक सेंट्रोइड होगा, ठीक है, सेंट्रोइड दैट इज सेंटर ऑफ एरिया, जहां पर जो कि इसके जियोमेट्रिक सेंटर होगा उसको सेंट्रोइड बोलते हैं, जहां पर पूरा का पूरा एरिया में फोकस्ड मान सकता हूं. तो इस पॉइंट को मैं बोला सेंट्रोइड. तो सेंट्रोइड से जो तीन एक्सिस गुजर रहे हैं, ठीक है, दीज आर द एक्सिस कैरिंग द प्लेन, ओके, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जा रहा है ये, ठीक है. सो ये जो एक्सिस है दिस इज लेट अस से एक्स डायरेक्शन, ओके, तो ये हो जाएगा y डायरेक्शन और ये हो जाएगा z डायरेक्शन और ये रहा x डायरेक्शन. दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ओके, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन, है ना. स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं हम लोग कि एक ऑब्लिक प्लेन क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल प्लेन क्या होता है. तो क्रॉस सेक्शनल प्लेन मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया गया प्लेन होता है. सो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल प्लेन, दिस इज द क्रॉस सेक्शन प्लेन, क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल प्लेन, ठीक है. सो उस कंडीशन में दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर, दिस मस्ट बी परपेंडिकुलर, ओके, टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर दिस इज द एक्स डायरेक्शन. तो इसको ऐसा थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं मैं. तो ये जो है दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, एक्स डायरेक्शन. क्लियर बात है. सो दिस इज सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक. नाउ जब आप इसको बेंड करते हो, जब आप इसको बेंड करते हो, इनिशियली जो स्ट्रेट आपके पास बीम थी इसको जब आप बेंड कर रहे हो तो आप देख रहे हो जैसे कि ये वाला शेप है, इसको हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है, इसको बोलते हैं हॉगिंग, इसको बोलते हैं हॉगिंग. या इसका अपोजिट कुछ ऐसा कर दो, सैग कर दो, इसको सैगिंग हो गई इसमें अगर, ठीक है. सैगिंग को पॉजिटिव लेते हैं और इसको हॉगिंग को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं. तो सैगिंग कर दिया, जैसे कि मैं इस तरह से सैग कर दिया इसको लाइक दिस, इस तरह से एक बीम को मैं क्या कर दिया? सैग कर दिया. तो अगेन ये उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये ड्रॉ किए गए नॉर्मल्स हैं एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है. तो देखेंगे आप लोग जैसे कि यहां पर ऊपर वाला सरफेस है उसमें स्ट्रेचिंग देखने को मिल रही है और नीचे वाले सरफेस में क्या देखने को मिल रही है? कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है, ठीक है. तो उस कंडीशन में यहां पर कौन सा स्ट्रेस सेटअप होगा? टेंसाइल स्ट्रेस सेटअप होगा, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है. नीचे क्या सेटअप होगा? नीचे कंप्रेशन सेटअप होगा. तो दैट इज व्हाई कंप्रेशन हुआ, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस वहां पर सेटअप होगा. सो हियर यू कैन सी आपने इसको बेंड किया, लेकिन यहां पर जो है टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस विच आर बेसिकली आर नॉर्मल स्ट्रेसेस सेटअप हुए. तो अगर मैं जैसे यहां पर एक एलिमेंट लूं तो मैं देख पाऊंगा इस एलिमेंट पे कैसा, इस छोटे से लोकेशन पे क्या आ रहा है इस एलिमेंट पे? इस एलिमेंट के एक्सियल डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है. सेम वैसे अगर यहां पर एलिमेंट लूं मैं छोटा सा, तो इस एलिमेंट के एक्सियल डायरेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है. नाउ यहां से क्या पता चल रहा है? सो ये जो टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस है दे आर दी नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है. एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव. सो इफ यू कट अ सेक्शन, अगर आप यहां पर सेक्शन कट करते हो, सो यू विल सी समथिंग लाइक दिस,
इस तरह से आपने सेक्शन कट किया. सो हियर यू हैव टेंशन, हियर यू हैव टेंशन, ओके, लाइक दिस. टेंशन है आपके पास, और यहां पर क्या है आपके पास, इस तरह से कंप्रेशन है. टेंशन है और यहां पर कंप्रेशन है. सो इस एलिमेंट पे जो टेंसाइल स्ट्रेस आया, टेंसाइल फोर्स आया, दिस विल कॉज टेंसाइल स्ट्रेस एट दैट लोकेशन. इस एलिमेंट पे कंप्रेसिव जो आ रहा है, कंप्रेशन जो आ रहा है, दैट विल क्रिएट अ कंप्रेसिव स्ट्रेस एट दैट लोकेशन. ठीक है, यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस लाएगा इस लोकेशन पे. ये अब ये टेंसाइल, ये कंप्रेसिव. अच्छा, तो यहां से एक बेसिक आइडिया लग रहा है भाई, ये जो पॉजिटिव है और ये निगेटिव है. तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं. ट्रिक ये है भाई, पॉजिटिव से जब आप निगेटिव जाते हो तो क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव जब जाते हैं तो हम जानते हैं बीच में जीरो पड़ता है. सो दैट मींस देखो ये हो क्या रहा है, ऐसा इसको मैं इस तरीके से समझ सकता हूं फिलहाल के लिए, बिना विदाउट एनी डेरिवेशन. आई कैन जस्ट सी दैट ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है, let us say this is acting in this direction which is positive direction. अब इसकी वैल्यू घटते 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 क्या हुई होगी, जीरो हुई होगी. घटते घटते क्या हुई होगी, जीरो हुई होगी. इस तरह से घटते घटते क्या हुई, उसकी वैल्यू जीरो हुई होगी. उसके बाद अगेन फिर ये निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा होगा, लाइक दिस. ये निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ गया कंप्रेशन में, है ना. तो यहां पर अब इसके बाद क्या हुआ, पॉजिटिव से रिड्यूस होते 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 स्ट्रेस क्या आ गया, जीरो हो गया. टेंशन से रिड्यूस होते होते जीरो हो गया. देन जब और नीचे गए हम लोग तो फिर इस तरफ कंप्रेशन है, तो अब फिर बढ़ते 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 मतलब कैसा बढ़ रहा है, कंप्रेशन में बढ़ रहा है, बढ़ते और यहाँ पर मैक्सिमम कंप्रेसिव आ गया. सो यू कैन सी दैट देयर इज अ प्लेन एट विच देयर इज जीरो स्ट्रेस, एट विच देयर इज अ जीरो स्ट्रेस. ऑल्सो बेसिकली इसकी अगर बात करें तो एक और तरीके से समझ सकते हो, जब आपने इसको बेंड किया, तो यू हैव सीन दैट एक जो प्लेन है, देखो इसका लेंथ बढ़ा है, इसका लेंथ बढ़ा है, ठीक है, इसका लेंथ घटा है, इसमें टेंशन हुआ, इसमें कंप्रेशन हुआ. इन केस ऑफ हॉगिंग. इन केस ऑफ सैगिंग यू कैन सी कि ये वाला जो ऊपर वाला प्लेन है, इसमें इसका लेंथ घटा तो इसमें कंप्रेशन आ रहा है, और इसका लेंथ बढ़ा तो इसमें टेंशन आ रहा है. सो इस एक का यहाँ पर जो प्लेन्स हैं, ऊपर नीचे वाले प्लेन में टेंशन इलोंगेशन हो रहा है, ऊपर वाले प्लेन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. तो एक प्लेन ऐसा होगा बीच में जिसपे ना तो कोई टेंशन हो रहा होगा, यानी कि ना तो इलोंगेशन हो रहा होगा, ना ही कंप्रेशन हो रहा होगा. सो बेटा उस कंडीशन में उसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल प्लेन. ना तो वो पॉजिटिव में है, ना तो वो नेगेटिव में है, वो जीरो में है, यानी कि न्यूट्रल में है. तो ये वाला जो प्लेन है बीच में, ये वाला जो प्लेन है, इसको बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन. तो एक पूरा प्लेन है ऐसा, न्यूट्रल प्लेन इसको मैं बोला. ठीक है, न्यूट्रल प्लेन इसको मैं बोला. सो नाउ न्यूट्रल प्लेन में क्या हो रहा है, कोई भी स्ट्रेन नहीं आ रहा है. तो जो स्ट्रेन है यहाँ पर, स्ट्रेन इज इक्वल टू जीरो है. यहाँ पर देयर इज नो स्ट्रेन एंड हैंस, और यहाँ पर स्ट्रेस भी क्या है, जीरो है. सो जीरो स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों यहाँ पर जीरो है न्यूट्रल प्लेन में. आ रही क्या बात समझ में? ठीक है. अब आपने देखा ऊपर टेंशन था, नीचे कंप्रेशन था, जो बीच में आप लोगों को एक प्लेन मिला, न्यूट्रल प्लेन बोला. न्यूट्रल प्लेन पे स्ट्रेन भी जीरो होता है और न्यूट्रल प्लेन पे स्ट्रेस भी जीरो होता है. ठीक है. नाउ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपके पास, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस न्यूट्रल प्लेन की जो रेडियल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है न्यूट्रल प्लेन से, ठीक है, न्यूट्रल प्लेन से जो रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं. सो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रेडियल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द न्यूट्रल प्लेन. रेडियल डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द न्यूट्रल प्लेन, इसको आर से रिप्रेजेंट किया. नाउ ये जो आपके पास बीम है, बीम जो है आपके पास, ये इस बीम का मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ई है. सो ई इज इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस, इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस, ओके, ऑफ बीम मटेरियल. बीम के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है. ठीक है. आई जो है इसका, I is equal to the moment of inertia और second moment of inertia. ठीक है, MOI of cross section, और क्या बोल सकते हैं, second moment of area, second moment of area, moment of area, area of cross section भी बोल सकते हैं, है ना, area of cross section. ठीक है, क्रॉस सेक्शन. नाउ यहां से हम लोगों का एक चीज हम लोग को क्लियर होना चाहिए. देखो जितना ज्यादा इसको बेंड करोगे, यानी कि कर्वेचर जितना इंक्रीज करोगे, इनिशियली स्ट्रेट था,
इनिशियली स्ट्रेट था, जैसे से इसको ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बेंड करते जाओगे वैसे से क्या जो है रिड्यूस होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रिड्यूस होगा। आ रही क्या बात समझ में? पहले स्ट्रेट था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां लाई करता था बेटा? इनफाइनाइट पे लाई करता था। तो स्ट्रेट बीम के लिए बोल सकता हूं क्या कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। जैसे जैसे आपने इसको बेंड करना स्टार्ट किया, यानी कि जैसे जैसे इसमें कर्वेचर आया वैसे वैसे रेडियस की फाइनाइट वैल्यू आती गई, और बेंड कर दोगे तो क्या होते जाएगा? वैसे वैसे जो रेडियस है वो इसका रिड्यूस होता चला जाएगा। तो ऐसा बोल सकता हूं क्या कि कर्वेचर इंक्रीज करते हो तो रेडियस डिक्रीज होता है। सो जो कर्वेचर है इसका, उसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्वेचर, कर्वेचर जो है दैट इज गिवन एज 1 upon r. दिस इज द कर्वेचर ऑफ द बीम, दिस इज कर्वेचर ऑफ द बीम। क्लियर बात है? कर्वेचर ऑफ द बीम। नाउ इसको बेंड करने के लिए हम लोग जब मोमेंट लगाए होंगे तो इस में हम लोग एज्यूम करते हैं कि बेंड करने के लिए हम लोगों ने यहां पर प्योर बेंडिंग का इस्तेमाल किया है। व्हाट इज प्योर बेंडिंग? ठीक है, व्हाट इज प्योर बेंडिंग? सो प्योर बेंडिंग मैं तब बोलता हूं जब बीम में सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट्स हो, देयर इज नो शियर फोर्स इन द बीम वाइल बेंडिंग, तो उसको बोलूंगा मैं प्योर बेंडिंग। तो प्योर बेंडिंग के दौरान क्या जीरो रहेगा? प्योर बेंडिंग के दौरान जब आप किसी भी बीम को बोलोगे कि ये बीम आपकी ये जो बीम है वो प्योर बेंडिंग की सिचुएशन में है, ऐसा बोलोगे अगर, तो उसका एसएफडी में आपको शियर फोर्स जीरो दिखाई देगा थ्रू आउट। ठीक है, तो अगर एल लेंथ की एक बीम है और आपने बोला कि उसमें प्योर बेंडिंग हो रही है तो एल लेंथ में कहीं पर भी आपको शियर फोर्स जो है दिखाई नहीं देगा। और अगर आप लोग बोल रहे हो कि एक सर्टेन लेंथ तक प्योर बेंडिंग देखने को मिल रही है तो उस सर्टेन लेंथ तक के शियर फोर्स आपका जीरो दिखाई देगा। ठीक है, तो प्योर बेंडिंग के लिए क्या होता है? प्योर बेंडिंग में याद रखना जो शियर फोर्स होगा, शियर फोर्स इज जीरो, शियर फोर्स इज जीरो। तो जहां पर भी प्योर बेंडिंग हो रही होगी वहां से उस पर्टिकुलर रेंज के लिए आप लोगों का जो शियर फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो ये कैसे दिखता होगा भाई? सीधी सी बात है, हमने आपको शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम पढ़ा दिया है। अब देखो जैसे कि मान लो ये बीम है एल लेंथ की, ये एल लेंथ की बीम है ना, ये एल लेंथ की है। इसमें मैं इस तरह से क्लॉकवाइज और इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या देता है? ये वाला क्या देता है? दिस इज सैगिंग, ये सैगिंग दे रहा है। ठीक है, दिस इज सैगिंग, लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज, राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, ये सैगिंग देगा। ठीक है, सैगिंग देगा ये। ठीक, और या तो ऐसा कर दो, ठीक है, या तो ऐसा कर दो, हॉगिंग जो ले रहे हैं हम लोग उसको ऐसा कर दो इसमें इस तरह से। So you can see that there is no shear force, there is no shear force। इसको अगर आप चाहो तो ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जस्ट लाइक अ कैंटिलीवर। एक कैंटिलीवर में ले लिया इस तरह से, ओके, और इसमें इस तरह से मैं बेंडिंग मोमेंट लगा दिया, तो यहाँ पर सपोर्ट पे रिएक्शन बेंडिंग मोमेंट मिलेगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज मिल गया। सेम यही सिचुएशन। ठीक है, हॉगिंग करना चाहो तो देखो कैंटिलीवर ले लो अगेन इस तरह से जैसे, ठीक है, और इसमें इस तरह से मोमेंट अप्लाई कर दो। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास, है ना, ये हो गया। सिंपली सपोर्टेड बीम में करना चाहो तो सिंपली सपोर्टेड बीम ले लो, ये लो सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया, ये ले लिए सिंपल सपोर्ट्स मैंने दो इसके। अब इसमें मैंने इस तरह से अगर मोमेंट लगा दिए तो सिंपल सी बात है, आर ए आर बी क्या, ये आर ए क्या हो जाएगा? दिस इज आर ए, दिस इज ए एंड बी, दिस इज आर ए एंड दिस इज आर बी, बोथ विल बिकम जीरो। निकाल करके देखना, चेक करके देखना, इसको चेक करना है ना, इसको चेक करना आप लोग, ओके, इसको चेक करना। क्लियर है? नाउ यहां पर आर ए आर बी जीरो आ रहा है, दैट मीन्स अगर आप इसका एसएफडी बीएमडी बना करके देखोगे सो यू विल सी दैट शियर फोर्स इज जीरो थ्रू आउट। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? उस कंडीशन में शियर फोर्स जब जीरो मिलेगा तो प्योर बेंडिंग होगी। इसका सबका बना करके देख लो, आप लोगों को प्योर बेंडिंग ही यहां पर मिल रही होगी। ठीक है, ऐसा भी केस ले सकते हो लाइक दिस, जैसे कि आपके पास ये बीम है, ओके, ये आपके पास बीम है इस तरह से, ओके, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ पर पी लगा दिए, तो यहाँ सपोर्ट से ये आपके पास ए डिस्टेंस है, ये आपके पास ए डिस्टेंस है और ये आपके पास एल डिस्टेंस है। ठीक है, तो टोटल लोड जो है वो पी है, 2p है आपके पास टोटल डाउनवर्ड लोड। और देख सकते हो आप लोग सिमेट्रिकल है, तो मैंने आपको बताया जब सिमेट्रिकल लोडिंग होती है यानी कि बीम के सेंटर के अबाउट इस तरफ लेफ्ट साइड जितना लोड है, राइट साइड भी उतना ही लोड है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं? उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि भैया जो रिएक्शंस होंगे वो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो ये भी पी आएगा, ये भी पी आएगा। ठीक है, तो इसका अगर आप लोग एसएफडी बनाते हो तो एसएफडी इन एसएफडी यू विल सी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड
नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव, तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नेगेटिव अपवर्ड पॉजिटिव के हिसाब से इस तरह से इसका एसएफडी बनेगा आप लोगों का, इस तरफ भी पी, इस तरफ भी पी। ट्राई करना, इसको ट्राई करना जरूर खुद से भी, ठीक है, खुद से भी ट्राई करना कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, मुझे कमेंट के सेक्शन में बताना, ठीक है। और नाउ जब यहाँ पर आप लोग इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखोगे तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल लुक लाइक दिस, ओके, लेफ्ट टू राइट, ये आपके पास क्या है, दिस इज लेफ्ट टू राइट, ओके, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये आपके पास आ जाएगा नेगेटिव, या इस तरह से आप लोगों के पास इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये आ जाएगा आपके पास P इंटू ए का, P इंटू ए का, इस तरह से ये हो गया, है ना। तो ये ऐसा इस तरह से बैंड हो जाएगा, पूरा का पूरा इस तरह से बैंड हो जाएगा, लाइक दिस, हॉगिंग हो जाएगी, इसमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल रहा है ना। तो अब यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो जैसे कि मैं बोला ये वाला ए पोर्शन है, ये वाला बी पोर्शन है, तो ए से बी के बीच में आपको क्या मिल रहा है, ए से बी के बीच में आपको शियर फोर्स 0 मिल रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, इतना वाला हिस्सा, ओनली दिस मच पोर्शन ऑफ द बीम, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, आप लोगों को यहां से यहां तक क्या आपको क्या मिलेगी, प्योर बेंडिंग मिलेगी, प्योर बेंडिंग मिलेगी ना। अगर मैं बोलूं कि बीम का मटेरियल जो है वो उसका यंग्स मॉडुलस ई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ठीक है, प्योर बेंडिंग लग रहा है बीम में, और बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर m है, ठीक है, इफ m जो है m अगर क्या बोलूं मैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो कि बीम में लग रहा है। अब देखो बीम में जितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, बीम मस्ट बी एबल टू we must be able to resist that particular moment, है ना, that we must be able to resist that particular moment. Now ये जो m लगा, इसी के कारण या तो सैगिंग हो रही होगी, वो तो क्वेश्चन डिपेंड करेगा, या तो हॉगिंग हो रही होगी, ठीक है। अब मैंने बोला कि जैसे कि यहां पर आपने इसको बेंड किया, तो एक जो फाइबर है ऊपर वाला, उसमें टेंशन आ रहा है, और दूसरे में क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है। और ये सब करने के लिए आपने किया क्या था, आपने तो भैया इसको बेंड किया था, आपने तो बेंड किया था, बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किए, बेंडिंग मोमेंट आ गया नॉर्मल स्ट्रेस, तो ये जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, यहाँ जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा, स्ट्रेस ये आपका कैसा है, ये इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्टली आपने कोई नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पर कोई एक्सियल लोड लगा के इसको पैदा नहीं किया है, आपने तो बेंडिंग की है और बेंडिंग में ये आया है, तो ये इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, और इसको बोलते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस। दिस इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग अब सिग्मा बी से। तो अगर सारी चीजें क्लियर है आपको, एम मैक्स क्या है, दैट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप कैसे निकाल सकते हो, अगर आपके पास कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं जो कि मैंने आपको पहले करवा दिए एसएफडी बीएमडी, लाइक कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड, ठीक है, यूडीएल वाला, यूवीएल वाला, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए मिड स्पैन पे, या फिर इसेंट्रिक हो, या फिर अगर आपका यूडीएल लग रहा हो, या अगर आपका फिर यहाँ पर यूवीएल लग रहा हो, तो उस कंडीशन में एम एक्स कितना होगा, कहां पर होगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो एम एक्स निकालना आई थिंक आपको आता होगा, तो एम एक्स निकाल लिए, कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है। तो अगर मैं लिखना चाहूं बीम के लिए इन सारी चीजों में रिलेशनशिप, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेंडिंग इक्वेशन। क्या बोलेंगे बेटा, बेंडिंग इक्वेशन बोलेंगे, या थ्योरी ऑफ बेंडिंग के नाम से भी जाना जाता है। और ये जनरली किसके लिए यूजफुल है, दिस इज यूजफुल फॉर प्योर बेंडिंग, फॉर प्योर बेंडिंग ये यूजफुल होने वाला है, ठीक है, दिस इज यूजफुल फॉर प्योर बेंडिंग। तो इसका इक्वेशन जो निकल करके आता है, जो इस सारी चीजों में I, that is moment of area, moment of inertia, E, Young's modulus, R, radius of curvature, M, maximum bending moment, sigma, bending stress, इसमें रिलेशन देता है, that is M by I is equal to sigma by Y is equal to E by R। अब बोलोगे सर ये सब तो 5 चीज तो पता है, ये Y क्या है, तो चलो मैं आपको Y के बारे में बताता हूं। आपको मैंने इस डायग्राम के थ्रू बताया, देखो कि ऊपर क्या लग रहा था, टेंशन, नीचे क्या लग रहा था, कंप्रेशन, ठीक है, और अलग अलग जगह पे आप देख रहे हो, ऊपर देखो ज्यादा टेंशन आया, यहां थोड़ा कम आया, नीचे बहुत ज्यादा, सबसे नीचे में बॉटम वाले में सबसे ज्यादा कंप्रेशन आया, थोड़ा कम नीचे वाले में कम कंप्रेशन आया, कम कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आया। तो अलग अलग लोकेशन पर स्ट्रेस का वैल्यू कैसा होगा, कितना होगा, उसके बारे में ये बताता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है। तो y जो है, y इज द डिस्टेंस ऑफ द plane at which you need to calculate
द बेंडिंग स्ट्रेस, जिस प्लेन पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है उस प्लेन की डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल प्लेन, फ्रॉम द न्यूट्रल प्लेन, ठीक है, फ्रॉम द न्यूट्रल प्लेन। तो न्यूट्रल प्लेन और उस प्लेन के बीच की डिस्टेंस है। अब एक चीज आप लोग देखोगे यहां पर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एक चीज आप देखोगे यहां पर न्यूट्रल एक्सिस, ध्यान देना। अब ये डिस्टेंस समझ आ गई क्या, देखना इसी डायग्राम से देखेंगे, ये डिस्टेंस क्या है, y है, तो दिस इज न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन से जिस प्लेन पे स्ट्रेस निकालना है उसके बीच की डिस्टेंस है y। तो अगर आप यहां पर इसका अगर आप लोग ध्यान दो, इसका क्रॉस सेक्शन जैसे कि मैंने बना के रखा है रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल बना देता हूं एक बार फिर से, अगेन ये रेक्टेंगल बनाया मैंने। नाउ दिस रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल प्लेन है ऐसा एज्यूम करो, और यहां से एक न्यूट्रल प्लेन आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। तो जब दो प्लेन एक दूसरे को कट करते हैं तो क्या बनता है, लाइन बनता है। तो एक लाइन दिखाई देगा ऐसा, एंड दिस इज इंटरसेक्शन बिटवीन द क्रॉस सेक्शनल एंड द न्यूट्रल प्लेन। तो दिस लाइन okay, this line is intersection between okay, cross section okay and neutral plane। दो क्रॉस सेक्शनल भी एक तरह का प्लेन है ना, क्रॉस सेक्शन एंड न्यूट्रल प्लेन, ठीक है। और ये जो लाइन बनी इसको हम एज एन एक्सिस ट्रीट करते हैं, एंड दिस इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस, ओके, दिस इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस। जो न्यूट्रल प्लेन और क्रॉस सेक्शन प्लेन का इंटरसेक्शन है दैट इज न्यूट्रल एक्सिस। नाउ देखो ये वाला प्लेन जो था, ये वाला प्लेन था, है ना, तो ये वाला प्लेन भी तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा ना, ठीक है, ये वाला प्लेन भी तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो ये प्लेन देखो यहां से ऐसा दिखाई दिया ना, ये वाला जो प्लेन है जिसपे स्ट्रेस निकालना है वो साइड से वो भी दिखेगा, तो वो प्लेन यहाँ साइड से दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है लाल रंग का ये वाला, और ये जो डिस्टेंस है फिर भी दिखेगी आपको। तो हम लोग को ये डिस्टेंस यहाँ देखिए, दिस इज y, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमेशा जो y डिस्टेंस है हम लोग सीधा क्रॉस सेक्शन देखेंगे और क्रॉस सेक्शन में ही उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। हम लोगों को बीम में जाकर के प्लेन्स के बीच में बात करने की नीड नहीं है। हम लोग क्या बताएंगे कि न्यूट्रल एक्सिस से जैसे कि y लेट अस से 10 mm बोला मैं, तो न्यूट्रल एक्सिस से 10 mm डिस्टेंस पे आप लोगों को जाना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। अब वहां पर आपको स्ट्रेस बताना है कि कितना है। तो यहां पर जो y यहां पर मैं 10 mm लिया न्यूट्रल एक्सिस से, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से जो लिया, सो ये न्यूट्रल एक्सिस से जो y डिस्टेंस है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल प्लेन एंड दैट पर्टिकुलर प्लेन। तो डायरेक्टली आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो वाला प्लेन भी जिस प्लेन पे हम लोगों को बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, वो प्लेन भी जब जब आपके क्रॉस सेक्शन प्लेन के साथ कट करेगा तो एक लाइन ही ना बनेगी, ऐसी लाइन ही तो बनेगी ना। तो ये लाइन और ये लाइन क्या शो कर रहा है, ये न्यूट्रल प्लेन को शो कर रहा है। ये जो लाइन है, ये जो लाइन बनी जिसको हम लोग अभी न्यूट्रल एक्सिस बोल रहे हैं, ये किसको शो कर रहा है, ये न्यूट्रल प्लेन को शो कर रहा है। और ये वाली लाइन किसको शो कर रही है, वो उस प्लेन को शो कर रही है जिस प्लेन पे स्ट्रेस निकालना है। तो इस तरह से हम लोग लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अब, ठीक है, समझ आ गया। नाउ जो हम लोग आई निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालते हैं हम लोग, दैट इज अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ऐसा कैसे बोल रहे हो, देखो ध्यान देना, अब थोड़ा सा कोर कंसेप्ट है यहां पर। जैसे ये जो बीम जो थी इनिशियली स्ट्रेट थी, है ना, ये वाला बेटा एक्सिस कौन सा हो गया, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। ये बोला मैं, ये है वाई एक्सिस, है ना, ये एक्स हो गया, वाई, ये और ये वाला साइड से ये वाला आपका क्या है, दिस इज जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है आपके पास, ये जेड एक्सिस है। जब आपने साइड से देखा, ऐसा साइड से झांक करके देखा, तो आपको क्या दिखेगा, वाई एक्सिस दिखेगा, आपको जेड एक्सिस दिखेगा। तो वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये क्या आ गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये सब बारे में डिस्कस कर चुके हैं पहले भी हम लोग, है ना। नाउ मैं बोलूं अगर इसको बेंड करने के लिए मैंने इस तरह से मोमेंट्स लगाए हैं, मैंने इसमें, सो दीज मोमेंट्स आर एक्टिंग अबाउट विच एक्सिस। भैया जो बीम है आपकी, बीम तो एक्स वाई प्लेन में है। तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया है कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन में हूं तो जो मोमेंट्स आएंगे वो कौन से एक्सिस के अबाउट आएंगे, थर्ड प्लेन, दैट इज थर्ड एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस। तो ये जो मोमेंट्स हैं दे आर एक्टिंग अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस। अब थोड़ा ध्यान देना, ये आपके पास वाई एक्सिस हो गया क्या, ठीक है ना। और ये कैसे एक्सिस है, सेंट्रॉइडल एक्सिस है। और जो ये वाला न्यूट्रल एक्सिस है, ये भी कैसा है, दिस इज ऑल्सो सेंट्रॉइडल एक्सिस, so neutral axis is also a centroidal axis. now यहां से जो ये वाला डायरेक्शन सेंट्रोइडल एक्सिस कौन था, z एक्सिस था,
z एक्सिस था, तो यहां z एक्सिस और जो न्यूट्रल एक्सिस है दे आर कोइंसाइडिंग. नाउ एज द मोमेंट इज बीइंग एक्टेड अबाउट z एक्सिस, और z एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस तो अब कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या कि ये जो m आ रहा है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या जो भी मोमेंट्स आ रहा है, दे आर एक्टिंग अलोंग द न्यूट्रल एक्सिस. न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है वो लग रहा है. सो जो m जितने भी लगा रहे हो आप, ये सब xy प्लेन में जैसे आप लगा रहे हो, है ना, ये x डायरेक्शन हो गया, ये y डायरेक्शन हो गया, तो सारे मोमेंट्स किसके अबाउट लग रहे हैं बोलना? सारे के सारे जो मोमेंट्स हैं दे आर एक्टिंग अबाउट z डायरेक्शन. ठीक है, z डायरेक्शन, दैट इज द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ठीक है, आई बात समझ में? अब यहां से देखो भाई, यहां ना कई लोगों को दिक्कत क्या होता है, देखो xy प्लेन में आपकी बीम है, अगर xy प्लेन में अगर आपकी बीम है, ध्यान देना ये चीज जो लिखा रहा हूं ट्रिक याद रखना, अगर xy प्लेन में बीम है, छूटा क्या z, छूटा क्या z, तो जो ये है ना इसको जोड़ो, क्या हो गया yz, तो yz प्लेन में क्या होगा मालूम? क्रॉस सेक्शन होगा. ठीक है, वाइट प्लेन में क्या होगा? क्रॉस सेक्शन होगा. सेम वैसे ही जैसे कि मैं अब यहां पर छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, जैसे कि यहां पर मैं बोला ये z डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, तो लिखता हूं, ये लिखता हूं आपके पास. ठीक है, ये लिखा आपके पास, ये हो गया आपके पास z, ठीक है, x और y. ठीक है, ये हो गया आपके पास, देखो z, x और y. तो जब आपके पास z और y डायरेक्शन से, z और y डायरेक्शन से, है ना, z एक्सिस क्या आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, y आपका क्या है, ये लेटरल एक्सिस है. तो z और y से मिलकर के, z और y प्लेन में अगर आपका बीम है, z और y एक्सिस में अगर आपका बीम है, तो आप लोगों का बचा कौन सा? x. तो x और y प्लेन में क्या होगा आपका? क्रॉस सेक्शन होगा. देख रहे हो कैसे लिख रहा हूं मैं? तो पहला अल्फाबेट क्या लिखो? पहला अल्फाबेट उस एक्सिस का लिखो जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है, अलोंग द लेंथ है, और दूसरा ये वाला, दैट इज योर लेटरल एक्सिस. तो ये दो एक्सिस से मिलकर जो प्लेन बन रहा है, जैसे मैं बोला YZ प्लेन, तो YZ प्लेन में बीम का डायग्राम आपको दे रखा है, तो क्रॉस सेक्शन कौन से प्लेन में आएगा वो आपको ट्रिक के थ्रू बता रहा हूं. देखो क्या बोला मैं, YZ प्लेन में तो बीम है, ये जो बीम का जो फिगर दिख रहा है आपको, जो आपको गेट एग्जामिनेशन में जो आपके स्क्रीन पे जो दिया जाएगा, वो कौन से प्लेन में है बोला मैं? ZY प्लेन में है, ऐसा बोल दिया मैं. ठीक है, या YZ जैसा भी पढ़ो. तो मैं लिखने कैसे बोला हूं? पहले लिखना लॉन्गिट्यूडनल वाले अल्फाबेट को, फिर लिखना लेटरल वाले अल्फाबेट को. तो लॉन्गिट्यूडनल वाला अल्फाबेट पहले आएगा, लेटरल वाला बाद में आएगा. अब जो बच गया अल्फाबेट उसको लिख दो x. तो y और x प्लेन में, yx प्लेन या xy प्लेन में, जैसा भी बोलो, क्या आएगा आपका? xy प्लेन में आप लोगों का क्रॉस सेक्शन आ जाएगा. ठीक है, आई बात समझ में? ये तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा बनेगा? ये देखो बन गया, ये ऊपर की तरफ y और ये वाला हो गया आपके पास x. ऐसा हो गया ना? ठीक है. नाउ इफ मोमेंट्स आर एक्टिंग ऑन दिस बीम, अगर मोमेंट एक्ट कर रहा है बेटा, तो अब बताओ मोमेंट किसके अबाउट एक्ट कर रहा है? हमेशा सिखाया हूं, अगर प्लेन 2D में अगर आपका प्रॉब्लम दिया है, तो जो मोमेंट है दैट इज इन द प्लेन ऑफ बीम, दैट इज YZ, या कह सकते हो ZY प्लेन में आपके पास मोमेंट है. तो दिस मोमेंट इज एक्टिंग अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस. कौन सा एक्सिस है परपेंडिकुलर? x एक्सिस. सो दिस इज एक्टिंग अबाउट x एक्सिस. अब ये गणित क्यों बता रहा हूं मैं, क्या जरूरत है इसकी, तो सुनो. तो यहां पर इस वाले का जो क्रॉस सेक्शन है, इसमें x क्या हो गया आपके पास? ये जो x एक्सिस है दैट विल बी कोइंसाइडिंग विद द न्यूट्रल एक्सिस. यहां पर जो z एक्सिस है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द न्यूट्रल एक्सिस. ठीक है, तो जो मोमेंट्स आपके बीम में आ रहे हैं दे आर अबाउट z एक्सिस. इस वाले प्रॉब्लम में जो यहां पर आ रहे हैं मोमेंट, दे आर अबाउट द x एक्सिस. एंड यू कैन सी कि जिस एक्सिस के अबाउट इस 2D में इस 2D प्रॉब्लम में जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट्स लग रहे हैं, वही एक्सिस क्या बन रहा है भविष्य में? हमारा न्यूट्रल एक्सिस बन रहा है. आ रही बात समझ में? तो हमारे पास जो भी लोडिंग प्रॉब्लम होगी उसमें मोमेंट्स जिस एक्सिस के अबाउट लग रहे हैं, फोर्सेस के मोमेंट्स या कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स, वही एक्सिस जो होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा. जिस एक्सिस के अबाउट फोर्सेस या कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स जो है रोटेशन क्रिएट कर रहे हैं, मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसी एक्सिस के अलोंग न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा. जैसे कि यहां z के अलोंग किए तो z ही क्या बन गया? आखिरी में जाकर के न्यूट्रल एक्सिस बन गया. यहां x के अलोंग किए तो x ही क्या बन गया? न्यूट्रल एक्सिस बन गया. ठीक है, सो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जो है
वो आप लोगों के ये मोमेंट जो लग रहे हैं, चाहे वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्यों ना हो, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी किसके अबाउट होगा, वो आपके यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग क्रिएट हो रही है वही एक्सिस बाद में क्या बनता है, न्यूट्रल एक्सिस बनता है। सो अलोंग न्यूट्रल एक्सिस बेंडिंग होती है। दिस इज द एक्सिस अलोंग विच बेंडिंग इज टेकिंग प्लेस। दिस इज एक्सिस along which okay bending is taking place। जिसके along क्या हो रहा है आप लोगों का, बेंडिंग हो रहा है बीम में। क्लियर बात है? ओके, तो इस एक्सिस के अबाउट आप लोगों का बेंडिंग हो रहा है बीम में। ओके, तो आई जो है हम लोग हमेशा किसके अबाउट लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेते हैं। सो आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, आई किसके अबाउट लूंगा मैं, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लूंगा। ये क्या आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ये बेंडिंग स्ट्रेस है। वाई क्या आपका डिस्टेंस ऑफ प्लेन है। ई आप लोगों के पास जो है यंग्स मॉडुलस है मटेरियल का, और आर क्या है उसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सो दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। नाउ यहां से आप लिख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू एम आई इंटू वाई, एम आई इंटू वाई। नाउ एम क्या मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो एक गिवन लोडिंग प्रॉब्लम के लिए एक ही वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की। तो कोई एक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो गया, सो एम इज कांस्टेंट। गिवन बीम के लिए एम एक फिक्स वैल्यू है, आई भी गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम के लिए फिक्स वैल्यू है। तो आप लिख सकते हो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। सिग्मा बी इज बेंडिंग स्ट्रेस है, सिग्मा बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। अब ये ऐसा कुछ है अगर, तो इस इक्वेशन से आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन है दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर। तो जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है दैट विल बी वेरिंग लीनियरली। देखो यहाँ पर लीनियरली वेरी कर रहा है। आप इसको, मैंने यहाँ पर देखो ये एरोस ड्रॉ किए टू शो टेंशन, येलो ड्रॉ किए टू शो कंप्रेशन। आप इसको ऐसा भी शो कर सकते हो, देखो इसको ऐसा भी शो कर सकते हो। इस तरह से जीरो ड्रॉ किया मैं, तो इस तरफ टेंशन, इस तरफ कंप्रेशन, इस तरफ कंप्रेशन। तो ये इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस, इधर आगे आपके पास कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। तो जो वेरिएशन होता है बेंडिंग स्ट्रेस का दैट इज लीनियर। ठीक है, तो जैसे, और y क्या आपके पास डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस पे जब आप रहोगे तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या मिलेगा बेटा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा। न्यूट्रल एक्सिस पे यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिग्मा भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस इज 0 एट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, एंड जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, और कैसा बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा। इस वाले फॉर्मूले को फ्लेक्सर फॉर्मूला भी बोलते हैं, फ्लेक्सर फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्लियर बात है, फ्लेक्सर फॉर्मूला। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं उसका नेचर अलग अलग होता है। अपोजिट फाइबर्स में, टॉप और बॉटम फाइबर में हमेशा बेंडिंग के दौरान अलग अलग नेचर के स्ट्रेसेस आते हैं। तो याद रखना, जब सैगिंग होती है, जब आपके पास सैगिंग होती है तो ऊपर कैसा आता है, ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। तो सिग्मा भी ऊपर कैसा होगा, कंप्रेसिव होगा। जब इसी में हम लोग नीचे वाले फाइबर की बात करेंगे तो वहां बेंडिंग स्ट्रेस कैसा होगा, compress tension होगा, टेंसाइल होगा। So in sagging, in top fiber you will observe a compressive bending stress, whereas in bottom fiber you will observe a tensile bending stress। ठीक है, अपोजिट बात करते हैं हॉगिंग की। तो हॉगिंग में जो टॉप फाइबर होगा उसमें आपको टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा, जबकि जो बॉटम फाइबर होगा उसमें आपको कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दी बेंडिंग इक्वेशन, और बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों ने यहां पर डील किए। तो जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा अभी, फ्लेक्सर फॉर्मूला, दैट इज ओके, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा बी इक्वल टू एम वाई अपॉन आई, जहां एम क्या आपके पास बीम में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है
उसकी वैल्यू है। तब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो m है दैट इज योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। तो अगर किसी भी बीम में अगर आप लोग देखते हो तो किसी भी बीम में जनरली मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वहां पर आएगा जहां पर आपका शेयर फोर्स डायग्राम का साइन चेंज कर रहा है, यानी कि शेयर फोर्स जो है वहां पर 0 हो रहा होगा। नाउ एज हम लोग ने देखा कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास दैट इज बेंडिंग इक्वेशन, ये हमारे प्योर बेंडिंग की कंडीशन के लिए है। प्योर बेंडिंग यानी कि जो बेंडिंग जो शेयर फोर्स है वो 0 होना चाहिए, शेयर फोर्स जो आपका वो 0 होना चाहिए। सो फॉर दैट यहाँ पर अगर आप देखते हो तो m, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जनरली हम लोग जो यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग और कहीं पर यूज नहीं कर सकते, लेकिन इन जनरल जब हम लोग निकालना होता है, जैसे कि मैं निकालना चाहूँ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बीम में कितना आ रहा है, ओके, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है जब मुझे निकालना होगा एक्चुअली में, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जब मुझे निकालना होगा बीम में कितना आ रहा है, क्योंकि बीम में इन जनरल आप लोग के डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड लग रहे हैं, तो किसी एक सर्टेन लोकेशन पे ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा होगा। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर जैसे कि प्योर बेंडिंग मान लेते हो, जैसे कि आप इसमें प्योर बेंडिंग मान लेते हो, तो प्योर बेंडिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है देखना, प्योर बेंडिंग के साथ क्या होता है, देखो प्योर बेंडिंग जब आप लेते हो है ना, तो प्योर बेंडिंग में ध्यान देना, प्योर बेंडिंग में जैसे कि एक मैंने कैंटिलीवर बनाया इस तरह से, और इसमें इस तरह से मैंने एक मोमेंट लगा दिया। सो यू कैन सी फ्रॉम द फ्री बॉडी डायग्राम दिस इज m एंड दिस इज द रेजिस्टिंग मोमेंट विच इज ऑल्सो इक्वल टू m, ठीक है, दोनों m m है। सो ये कंप्लीटली प्योर बेंडिंग वाली बात हो गई, यहाँ पर कंप्लीटली प्योर बेंडिंग है। सो एट एनी सेक्शन देयर इज नो शेयर फोर्स। लेट अस से अगर यहाँ पर लेते हो तो दिस इज द स्टेट ऑफ, दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्रॉम द मेथड ऑफ सेक्शन, आप देख सकते हो यहाँ पर भी इसमें m ही आ रहा है। सो एट ईच एंड एवरी लोकेशन जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो सेम आएगा, यानी कि अलोंग x डायरेक्शन अगर आप जा रहे हो तो एट एनी x लोकेशन आप लोग देख पाओगे बेंडिंग स्ट्रेसेस एक जैसे होंगे, क्योंकि m जो है वो हर जगह एक जैसा है। सो द ओनली थिंग ऑन विच द बेंडिंग स्ट्रेस विल डिपेंड इज द डेप्थ दैट इज y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो x डायरेक्शन में आप जाओगे तो m क्या हो गया आपके पास, प्योर बेंडिंग के केस में कांस्टेंट हो गया, प्योर बेंडिंग के केस में कांस्टेंट हो गया विथ रिस्पेक्ट टू x आपका कांस्टेंट हो गया। तो जो सिग्मा बी है दैट इज नॉट फंक्शन ऑफ x डायरेक्शन में अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग बेंडिंग स्ट्रेस नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक x सेक्शन काटा आपने इस x लोकेशन पे, यहाँ पर जितना आएगा उतना यहाँ पर भी आएगा। ओके, सो एट एनी सेक्शन यू विल सी द सेम वैल्यूज ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है, ओनली डिपेंड करेगा ये किस पे, y पे। तो सिग्मा बी जो है दैट विल बी फंक्शन ऑफ y ओनली, ठीक है, इस तरह से। तो m कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर m कांस्टेंट हो गया। सो इफ यू वांट टू नो द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होगा वो हर जगह होगा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हर जगह होगा। क्यों, आप देख लो, अगर आप यहाँ इस सेक्शन में बात करते हो यहाँ भी m है, इस सेक्शन में बात करते हो बेंडिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ भी m है। सो यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट वाली कोई बात ही नहीं है, हर जगह बेंडिंग मोमेंट m ही है इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग। सो इन दैट केस अगर मैं टॉप फाइबर पे 2 पॉइंट ले लूँ, एक ले लिया, एक p ले लिया, एक q ले लिया, सो p एंड q बोथ आर एट द पॉइंट्स एट टॉप फाइबर ऑफ द बीम, तो दोनों के लिए बेटा y की जो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, इसके लिए और इसके लिए y की वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों टॉप फाइबर पे हैं। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया बीम का है, सेम रहेगा दोनों जगह के लिए भाई कभी भी, ठीक है। और m जो है क्योंकि प्योर बेंडिंग है तो m भी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है। सो ईच एंड एवरी लोकेशन यू कैन सी, ओके, एज लॉन्ग एज y इज सेम। अगर दो ऐसे पॉइंट्स लिया मैं इस कंडीशन में जिसके लिए y सेम है, ये भी टॉप फाइबर पे, ये भी टॉप फाइबर है, यानी कि दोनों का y सेम है, तो क्योंकि y सिग्मा सिर्फ y अगर चेंज करोगे तभी वेरी करेगा, तो y तो आपने चेंज नहीं किया, तो सिग्मा अब चेंज नहीं होगा क्योंकि y सिग्मा जो है वो x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्योर बेंडिंग के केस में आप लोग की जो पूरी बीम है हर एक जगह पे आप लोगों को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। कहीं भी निकालोगे आप लोग किसी भी सेक्शन पे अगर आप निकालते हो बेंडिंग स्ट्रेसेस तो आपको आइडेंटिकल वेरिएशन दिखेगा उसमें, सभी जगह बेंडिंग स्ट्रेसेस जो होते हैं y के लॉन्ग वेरी करते हैं, तो जो वेरिएशन मिलेगा आपको, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर p पे, अगर मैं p पे जो ऐसे ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है, p पे इस तरह से ग्राफ प्लॉट करूँ, ऊपर टेंसाइल नीचे कंप्रेशन होगा इसमें इस तरह से, तो ये जैसा ग्राफ मिला आप लोगों को p पे, सेम टू सेम ऐसा ही ग्राफ आप लोगों को q पे भी मिलेगा, सेम टू सेम। यहाँ पर भी सिग्मा b इज इक्वल टू my/i है, ठीक है, वैल्यू सेम। यहाँ पर भी सिग्मा b इक्वल टू my/i है, दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ मैक्सिमम जो वैल्यू है और जो वेरिएशन है ऑब्वियसली बात है दोनों आइडेंटिकल, तो ये p और q पे दोनों हर सेक्शन पे क्या मिल रहा है, आइडेंटिकल सिचुएशन मिल रही है। दैट मींस द वेरिएशन ऑफ shear stresses, the various values of shear stress, the various values of bending stresses along the y direction will be the same। आप y डायरेक्शन में अगर जा रहे हो तो आप चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, चाहे आप प्लेन p पे जाओ चाहे आप प्लेन q पे जाओ,
इन द कंडीशन इज आइडेंटिकल, कंडीशन आइडेंटिकल है किसमें, प्योर बेंडिंग के केस में। लेकिन जब हम लोग एक नॉर्मल कोई बेंडिंग लेते हैं, जैसे मैं ये प्योर बेंडिंग लिया ना मैं, तो प्योर बेंडिंग ले लिया, तो प्योर बेंडिंग के केस में सिर्फ और सिर्फ y का फंक्शन है, ओनली y का फंक्शन है, x के अलोंग बेंडिंग स्ट्रेस चेंज नहीं होते। ओके, x के अलोंग बेंडिंग स्ट्रेसेस जो है वो चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि इस सेक्शन पे और इस सेक्शन पे कुछ भी फर्क नहीं है। बट एक जनरल प्रॉब्लम बात करूं इस तरह से, है ना, जैसे कि ये वाला हो गया, ठीक है, इसमें देखोगे दिस इज W पर यूनिट रन हो गया, पर यूनिट रन इसका UDL का इंटेंसिटी है, ठीक है, दिस विल बी WL/2, दिस विल आल्सो बी WL/2, ओके, दिस इज L, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे, इसमें अगर आप देखोगे कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो सिर्फ यहाँ पर है, एंड इस तरह से बेंडिंग मोमेंट वेरी कर रहा है। सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा, दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट Mmax, यू कैन से WL²/8, ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी इस केस में। और यहाँ पर यानी कि इस कंडीशन में आप लोग इसका FDBMD बना कर देखिएगा, L/2 पे हम लोग पहले भी देख चुके, डिस्कस कर चुके, तो L/2 पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा, तो यहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। बाकी किसी जगह पे अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस तो मिल जाएगा उस पॉइंट पे, लेकिन आपको मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगी। तो यहां पर एक जनरल लोडिंग कंडीशन में बात करूं तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जहां पर मिलेगा वहीं पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मिलेगा। सो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टेक्स प्लेस ओवर अ प्लेन, ओके, और सेक्शन at which bending moment is maximum। तो जहां पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिल रहा है वहीं पर आप लोग का मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और जैसे कि प्योर बेंडिंग की रही बात प्योर बेंडिंग की, तो प्योर बेंडिंग वाला जो केस है जो कि कहता है कि शेयर फोर्स 0 होना चाहिए, तो जहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, वहां पर जो स्लोप होता है इसका दैट इज dm/dx को क्या होगा, 0 होगा, और स्लोप किसके बराबर होता है, शेयर फोर्स के बराबर होता है। तो ये वाली केस में आप देख सकते हो कि जो प्योर बेंडिंग वाला जो लॉजिक है कि भाई शेयर फोर्स 0 होना चाहिए, वो भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है, जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग निकालना चाह रहे हैं वहां पर। तो जहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वहां पर शेयर फोर्स 0 है, दैट इज वाई हम लोग का एजम्पशन भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ऑल दो जब एजम्पशन फॉलो नहीं हो रहा होगा तब भी हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, लेकिन उस समय समस्या क्या रहेगी उसको मैं बताऊंगा आपको। समस्या ये रहेगी कि जैसे मैं बोला कि ये वाला जो प्लेन है दिस इज हैविंग 0 शेयर फोर्स, इस प्लेन में L/2 पे जो प्लेन है इस पे शेयर फोर्स 0 है, सो एज देयर इज नो शेयर फोर्स देयर विल बी नो शेयर स्ट्रेस। तो ये टॉप टू बॉटम पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा जो प्लेन है, दिस प्लेन इज कंप्लीटली शेयर स्ट्रेस फ्री, शेयर स्ट्रेस यहां पर है ही नहीं, है ना। लेकिन जो बाकी जो सेक्शंस आप लोगे, बाकी जो आप सेक्शंस लोगे वहां पर आपको शेयर स्ट्रेसेस दिखाई देंगे। सो बाय यूजिंग द फ्लेक्सर फॉर्मूला एट द अदर पॉइंट्स लाइक दिस, you will not be able to completely describe the state of stress। आप स्ट्रेस को सिर्फ बेंडिंग के टर्म्स में नहीं समझा पाओगे। आ रही बात समझ में? तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम लोगों को मिलेगा जहां पर, वहीं पर इस फॉर्मूले को हम लोग जनरली लगाते हैं, और इसका मतलब ये नहीं सिर्फ यही लगाते हैं, दूसरे जगह भी लगा सकते हैं, भी उसको हम लोग सीखेंगे इसी लेक्चर में, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। नाउ कुछ ऐसे केसेस होंगे जहां पर आप लोगों को बेंडिंग स्ट्रेस तो निकालने के लिए बोला होगा, लेकिन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सब की बात नहीं किया होगा। वहां पर आप लोग को दे दिया होगा मटेरियल का यंग्स मॉडुलस और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोगों को जो बेंडिंग इक्वेशन पता है, M/I = σ/y = E/R ये पता है। तो अगर आपको M नहीं दिया है, यानी कि लोडिंग कंडीशन नहीं दी है, आपको सोचो ऐसा कोई केस दे दिया है कि कोई सिलेंड्रिकल ड्रम है, जैसे कि जो मेरे हाथ में पेन है दिस इज सिलेंड्रिकल, अगर मैं इस पे एक वायर रैप कर दूं, एक पतली वायर दे दिया, वायर का आपको डायमीटर दे दिया, मैं बोला उसको वायर को मैं इस पे रैप कर दिया, इस वायर का मटेरियल का यंग्स मॉडुलस E है, ठीक है, फाइंड आउट द स्ट्रेस एट द टॉप फाइबर। तो टॉप फाइबर पे मुझे स्ट्रेस निकालने को बोला, तो जैसे कि वायर का क्रॉस सेक्शन हो गया ये D, ठीक है, ये इसका सेंटर है वायर का, दिस विल बी द टॉप फाइबर, है ना। और इसको मैंने इस तरह से, जो मेरा पेन है ये पेन है जो है ना, इस पेन में मैंने वायर को लपेट दिया, ये उसका क्रॉस सेक्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है। सो ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
ये हो गया उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और क्या हो गया फिर उसके बाद, यहां से हम लोगों को ई पता था, मुझे टॉप फाइबर पे मैंने कि मुझे टॉप फाइबर पे स्ट्रेस पूछा था, ठीक है, तो टॉप फाइबर पे स्ट्रेस पूछा था, तो यहाँ का जो होगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी d/2, तो y इक्वल टू d/2। यहाँ पर मुझसे क्या मिल गया, मुझे मिल गया यहाँ पर यहाँ पर मुझे मिल गया टॉप फाइबर का लोकेशन, ठीक है, टॉप फाइबर का मुझे लोकेशन मिल गया। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो निकाल लूंगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे आ जाएगा, r जो कि इस पेन का या ड्रम का रेडियस है, प्लस r प्लस क्या, r प्लस ये जो इसका जो डायमीटर है दैट इज d/2, d/2 ये हो गया आप लोगों के पास, बस। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से आ गया। तो ऐसा एक क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो एक आपको ड्रम दे दिया, ड्रम पे कोई वायर लपेट दिया आप लोग, ठीक है, और उस कंडीशन में बोल रहा है कि या फिर एक में वायर को एक सर्कुलर आर्क में के शेप में ला दिया, तो कितना बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, मटेरियल का यंग्स मॉडुलस इतना है, वगैरह वगैरह। तो उस कंडीशन में हम लोग ये वाला जो लास्ट की जो दो टर्म्स हैं इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे, लास्ट की जो दो टर्म्स हैं इसको इक्वेट कर देंगे और हमको बेंडिंग स्ट्रेस मिल जाएगा। तो सिग्मा बी आपको यहाँ पर फ्लेक्शन का यार जो फॉर्मूला मिल रहा है, दिस इज E/R into y, ओके, E/R into y, ठीक है। नाउ अब इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं, इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं क्या मिलता है। इन दोनों को इक्वेट करते हैं, M/I इज इक्वल टू E/R। नाउ यहाँ पता है हमको सारी चीजें, यहाँ हम लोग को सारी चीजें पता है कि E क्या है हमारा मटेरियल का प्रॉपर्टी यंग्स मॉडुलस है, ठीक है, R रेडियस ऑफ कर्वेचर है, I जो है वो सेक्शन का जो भी क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और M जो है वो बीम में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ना। और ये चीज, ये पॉइंट याद रखना बच्चों की, जो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो कांस्टेंट होगा थ्रू आउट फॉर प्योर बेंडिंग, जबकि एक रियल लाइफ सिनेरियो में, एक रियल लोडिंग प्रॉब्लम में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ही बस हम लोग को मैक्सिमम मिल रहा होगा, ठीक है। नाउ यहां पर मैं बोला कि M/I इज इक्वल टू E/R है, ठीक है। सो यहां से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, 1/R इज इक्वल टू M/EI आप लोग को मिला, M/EI मिला आप लोग को। नाउ 1/R क्या होता है, कापा, दैट इज कर्वेचर, कर्वेचर, तो इज इक्वल टू M/EI, ठीक है, M/EI ये हो गया आप लोगों का। नाउ यहां से आप देखोगे कि अगर आप लोगों को ये चीज समझ आए कि जितना ज्यादा E और I का वैल्यू है, जितना ज्यादा E और I का वैल्यू है, ठीक है, जितना ज्यादा E और I का वैल्यू है उतना ही कम आप लोग के पास कर्वेचर होगा, है ना। या फिर आप कह सकते हो EI, जैसे यहां से देख सकते हो इस वाले से, EI जो है, ओके, EI जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ऐसा देख सकते हो आप। तो जितना ज्यादा EI होगा उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा किसका होता है, बीम जब सीधी होती है उसके लिए इनफाइनाइट होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो आपके पास EI का वैल्यू जितना ज्यादा होगा बीम में उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा, या फिर उतना ही कम कर्वेचर मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू अपोजिट थिंग, 1/R इज इक्वल टू कर्वेचर होता है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर बीम का EI ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में उसको बेंड करना उतना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। सो अगर आप मान लीजिए कि इतना डिफिकल्ट है कि आप थोड़ा बहुत बेंडिंग मोमेंट लगा, कुछ सर्टेन कोई फाइनाइट बेंडिंग मोमेंट लगा, लेकिन कोई बेंडिंग देखने को नहीं मिली, तो आप क्या बोल दोगे, रिजिड है, इट इज जस्ट लाइक अ रिजिड बॉडी, ऐसा आप कह सकते हो। सो दिस थिंग इज रिप्रेजेंटिंग quantity that is known as flexure rigidity. So ये जो E into I है, this combined and makes the flexure rigidity, flexure rigidity बोलते हैं, ठीक है। तो flexure rigidity जो है that is difficulty in bending, ये किसका मेजर है, it is measure of difficulty in bending। ये क्या बताता है, difficulty इन बेंडिंग। तो जितना ज्यादा EI का वैल्यू होगा उतना ही ज्यादा जो है आपका बीम डिफिकल्ट होगा बेंड करने के लिए, ठीक है। नाउ यहां जो I है दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट NA, अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस। और व्हाट इज न्यूट्रल एक्सिस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बताया है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है that is basically the axis about which the loads are creating moment,
है ना, मैंने आपको पूरा उसको इक्वेशन अच्छे से समझाया। तो जो भी आप लोगों को प्लेन ऑफ लोडिंग दे रखा है, जैसे कि एक्स वाई प्लेन में आप लोग का डायग्राम बीम का दे रखा है, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली बेटा जो भी उसमें मोमेंट्स होंगे, लाइक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट्स होंगे या पॉइंट लोड का मोमेंट या यूडीएल यूवीएल का मोमेंट जो आएगा, दैट मोमेंट्स विल बी एक्टिंग अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आप लोग को अगर मैं ऐसा एक्स वाई प्लेन बोला तो परपेंडिकुलर एक्सिस जेड के अबाउट सारे जो लोड्स हैं वो मोमेंट्स क्रिएट कर रहे होंगे। तो जेड एक्सिस ही क्या मिलेगा आप लोगों को, जेड एक्सिस ही क्या बन जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगा, बिकॉज न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस अबाउट विच द बीम इज बेंडिंग। ओके, तो यहां पर आई एन ए दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द बीम्स क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट ये है। नाउ ये जितना ज्यादा होगा बीम को बेंड करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। जैसे कि आप देखो, ये मेरे पास एक स्केल जैसा है, समझ लो लकड़ी का है, ये लकड़ी का ज्यादा मोड़ूंगा तो टूट जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा, इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा होगा ऐसा। ठीक है, ये इसका विड्थ है, ये इसका हाइट है। नाउ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसकी दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि ये एक्स डायरेक्शन है, इफ दिस इज एक्स डायरेक्शन, सो ये हो जाएगा आपका वाई डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो जाएगा जेड डायरेक्शन। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है, इसका जो क्रॉस सेक्शन है दैट इज इन वाई जेड प्लेन। जो ये स्केल लिया मैं इस तरह से, ठीक है, ये इसका एक्स डायरेक्शन हुआ, ये इसका वाई डायरेक्शन हुआ, ये इसका जेड डायरेक्शन हुआ। तो बेटा इसका जो क्रॉस सेक्शन है इस तरह से, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको इस तरह से, दिस इज द विड्थ, दिस इज द हाइट। ओके, तो ये जो क्रॉस सेक्शन है वो आपका वाई जेड प्लेन में है ना, वाई जेड प्लेन में। अब देखो, अब देखना ध्यान से ना, इस चीज को ऑब्जर्व करना। इसको रख देता हूं पेन को मैं, ठीक है। हाँ भाई, है ना। अब देखो, अगर मैं इस बीम को बेंड करना चाहूं, देखो ये रखा बीम, ये बीम, देखो एक्स वाई प्लेन में बीम है। ठीक है, इस बीम को मैं पकड़ा और इसको मैं इस तरह से मोड़ रहा हूं। सो दिस मोमेंट्स आर एक्टिंग अबाउट विच एक्सिस, दिस मोमेंट्स आर एक्टिंग अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, तो जो z एक्सिस है ये देखो, ये बन जाएगा इसका न्यूट्रल एक्सिस। नाउ अगर मैं इसको ऐसा ना मोड़ करके, अगर मैं इसको ऐसा मोड़ू लाइक दिस, इस तरह से इसको मोड़ू, सो दिस इज क्रिएटिंग, ये आपका मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं अबाउट विच एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। अगर मैं इसको ऐसा बेंड करना चाहूं लाइक दिस, देखो इसको ऐसा बेंड करना चाहूं, अगर इसको ऐसा बेंड करना चाहूं, सो दिस इज क्रिएटिंग मोमेंट अबाउट दिस एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है भैया, देखो ऊपर इशारा कर रहा है एम्पायर, वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के अबाउट मैं इसको अगर बैंड करता हूं इस तरह से, ठीक है, तो ऐसा बैंड हो जाएगा कुछ, मेरे फेस की तरफ ही आ जाएगा, ऐसा बैंड होकर के मेरे फेस की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट बैंड हो गया। तो वाई एक्सिस के अबाउट बैंड कर रहा हूं, तो क्रॉस सेक्शन में कौन सा एक्सिस फिर न्यूट्रल एक्सिस कराएगा, वाई एक्सिस। अगर जेड एक्सिस के अबाउट बैंड कर रहा हूं, तो क्रॉस सेक्शन में कौन सा एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस कराएगा, आपका जेड एक्सिस। ठीक है, जेड एक्सिस आप लोगों का न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। तो फिलहाल अभी इसी की बात करते हैं। तो इसका जो जेड एक्सिस है, देख रहे हो, इसका ये थोड़ा सा चपटा सा है, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया है वो इसको देखते बनाया। तो ये बी, इसकी बी कम है एज कम्पेयर टू एच, जो बी है वो कम है। तो मैं इसको इस तरह से बैंड करना चाह रहा हूँ। देखो मस्त ना, हल्का सा फोर्स लगा रहा हूँ और देखो मस्त ये बैंड हो रहा है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कैमरा अगर जूम करेंगे तो दिख जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हल्का हल्का मस्त ये बैंड हो रहा है, हल्का सा फोर्स लगा, ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ रहा है, ज्यादा मतलब नॉमिनल सा एफर्ट लग रहा है और ये बैंड हो जाए। ज्यादा नहीं मोड़ रहा हूँ क्योंकि टूट मत जाए, है ना, तो टूटना, इसको तोड़ना नहीं चाहता हूं मैं, दैट्स वाई इसमें एक मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये मस्त बैंड हो रहा है इजिली। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, देखो, तो अब जब मैं इसको बैंड कर रहा हूँ, सो इसको मैं किसके अबाउट बैंड कर रहा हूँ, दिस इज बीइंग बैंड, इस तरह से बैंड कर रहा हूं मैं इसको अबाउट दी जेड डायरेक्शन। इसको मैं जैसे बैंड किया इस तरह से मैं इसको बैंड कर रहा हूं लाइक दिस, ऐसा इसको बैंड कर रहा हूं ना। सो दिस इज बीइंग बैंड, मोमेंट लगाया मैंने इस तरह से, किसके अबाउट लगाया, जेड के अबाउट लगाया। तो जेड एक्सिस बन गया इसका न्यूट्रल एक्सिस। जेड एक्सिस क्या बन गया इसका, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस बन गया। आई एन ए निकालता हूं, चलो आई एन ए कौन से, किसके अकॉर्डिंग, जेड के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, बी एच क्यूब बाई 12। सेकंड केस में मैं क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा खड़ा कर दिया, ऐसा बड़ा, ऐसा दिख रहा है, इसको ऐसा रख दिया, ऐसा रख दिया। ठीक है, ऐसा रख दिया इसको, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। अभी इसको ऐसे रख के मोड़ रहा था ना, अब इसको ऐसे रख के मोड़ने लग गया, तो इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया मैंने, खड़ा कर दिया। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया आपके पास, ये डायरेक्शन हो गया जेड। अगेन इसको मैं जेड एक्सिस के अबाउट अब फिर से बेंड करना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन अब कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, पतला ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है। ठीक है, दिस इज बी, दिस इज बी, सॉरी दिस इज एच, दिस इज बी। और हमको पता है
जो आपके पास h है, दिस इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू b। ठीक है, पहले शायद उल्टा बोल दिया था क्या, b इज लेस देन h बोल दिया था शायद मैं, देख लेना। h इज वेरी लेस देन, जो हाइट है वो कम है इसके विड्थ के कंपेयर में। ठीक है, अब देखना, अब इसको बेंड करने जाऊंगा ना, हालत खराब हो जाएगी। नेचर है बेंड, कुछ भी कर रहा हूँ ऐसा, ये बेंड नहीं हो रहा है। अगेन आई एम अप्लाइंग मोमेंट्स अबाउट जेड एक्सिस, बट अब ये बेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये बेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों? अब निकालता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, आई एन ए अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है, आई एन ए अबाउट जेड एक्सिस निकालता हूं, तो ये हो गया आप लोगों के पास एच बी क्यूब बाई 12। और ऑब्वियसली बात है बी क्योंकि बड़ा है एस से, तो ये वाला जो टर्म है आई एन ए वाला, ये वाला जो टर्म है, ये वाला केस में इसको डैश लिख देता हूँ। सो आई एन ए जेड डैश जो है वो बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, आई एन ए जेड से, इस वाले से बहुत बड़ा आ रहा है। तो फर्स्ट केस में जितना मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल रहा था सेक्शन का, सेकंड केस में उसी के लिए क्या मिल रहा है, अलग मिल रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास जो बीम है, ठीक है, ये जो बीम है, ये मैं बोला इसका z डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है। तो आप इसको जब z एक्सिस के जब इसको बेंड करना चाहोगे, z एक्सिस के जब इसको बेंड करना चाहोगे, ठीक है, तो ये अभी के हिसाब से z एक्सिस के अबाउट इसको बेंड करना चाहोगे तो b h क्यूब बाई 12 इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। और इसी ओरिएंटेशन में यानी कि इस ही ओरिएंटेशन में, ये वाले ओरिएंटेशन में, है ना, जब मैं इसको ऐसे रखा हूं, ऐसे जब इसको रखा हूं इस ओरिएंटेशन में, अगर मैं y के अबाउट मोमेंट लगाऊं लाइक दिस, इसको y के अबाउट इसमें मोमेंट लगाऊं इस तरह से, ठीक है, तो उस कंडीशन में y बन जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, तो आई एन ए y क्या आएगा, आई एन ए y एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एच बी क्यूब बाई 12। तो ऐसा बोल सकता हूं, देखो अब देखो y एक्सिस के अबाउट एच बी क्यूब बाई 12, z एक्सिस के अबाउट ऐसा। ठीक है, अब y एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आ रहा है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि y एक्सिस के अबाउट अगर मैं इसको बेंड करने जाऊंगा, क्योंकि E तो दोनों केस में सेम है, मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक है, तो E जो है आपका y के अलोंग लोडिंग करो चाहे आप z के अलोंग लोडिंग करो, दोनों केस में E तो सेम है। सो E इंटू आई y लिखूं मैं, ठीक है, आई एन ए अंडरस्टूड है, और E इंटू आई z करूं तो इसमें ये वाला बड़ा आ रहा है। ठीक है, या फिर इसके इस वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग बोलूं तो E जो है आपके पास E इंटू आई और E इंटू आई एन ए डैश, इसमें कौन बड़ा है, एन ए डैश बड़ा है, तो E आई एन ए डैश इज ग्रेटर देन E आई एन ए। यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उस एक्सिस के अबाउट बॉडी को बेंड करना, बॉडी को डिफॉर्म करना बेंड करके डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो जस्ट मैं अगर इसको इस तरह से बेंड करना चाहूंगा तो ये बेंड नहीं होगा, आसानी से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग इस कंडीशन में, इस डायरेक्शन में इसका फ्लैक्चर रिजिडिटी बहुत ज्यादा आ रहा है। जब इसको ऐसा कर रहा हूं, ठीक है, जब इसको इस तरह से जब बेंड कर रहा हूं तो इसका फ्लैक्चर रिजिडिटी ज्यादा है ना, यानी कि इस ओरिएंटेशन रखा तो फ्लैक्चर रिजिडिटी मुझे ज्यादा मिल रहा है। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, दो अलग अलग एक्सिस के अलोंग भी समझ सकते हो, और चाहो तो ओरिएंटेशन को चेंज करके समझ सकते हो। तो जो पहला स्टाइल है ये वाला, पहले स्टाइल में मैंने ये वाले स्टाइल में दो अलग अलग एक्सिस के अबाउट बात कर ली, जेड एक्सिस के अबाउट बात कर ली और वाई एक्सिस के अबाउट बात कर ली। और जो सेकंड वाला है इसमें मैंने ओरिएंटेशन चेंज किया, पहले बीम वैसी का वैसे रखा, पहले फर्स्ट केस में ऐसा रखा है, सेकंड केस में मैंने ऐसा रख दिया, और लोडिंग दोनों केस में मैं जेड के अबाउट कर रहा हूं, तो सेकंड केस वैसे मुझे मिला है। और इसमें मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, जो फर्स्ट केस है ये वाला, फर्स्ट केस में मैं एक बार z के अबाउट बेंड कर रहा हूं और एक बार y के अबाउट बेंड कर रहा हूं। एक बार z के अबाउट बेंड किया तो न्यूट्रल एक्सिस z बन गया, एक बार y के अबाउट बेंड कर दिया तो न्यूट्रल एक्सिस y बन गया। तो इससे समझ आ गया कि y एक्सिस के अबाउट मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो ज्यादा मिल रहा है और z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम मिल रहा है, तो z के अलोंग इसको बेंड करना आसान होगा एज कंपेयर टू y के अलोंग बेंड करना। तो अब इससे समझ आता है कि जो फ्लेक्सर रिजिडिटी है वो डायरेक्शंस डिपेंडेंट है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन पे डिपेंड कर गया कि आप y एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हो या फिर z के अबाउट बात कर रहे हो। ठीक है, सो फ्लेक्सर रिजिडिटी क्या है, मटेरियल का प्रॉपर्टी तो है,
ठीक है, क्योंकि इसमें ई आता है, बट ये डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में देखोगे तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये बताएगा कि कितना डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ये रिजिड बिहेवियर करे, इसको बहुत मुश्किल हो, बीम को बेंड करना आसान मत हो। तो हम लोग जनरली जो डिजाइन करेंगे बीम्स को वो इस तरह से करेंगे कि जो लोड आए, है ना, जो भी जिस भी एक्सिस के अलोंग लोड आ रहा है उस एक्सिस के अलोंग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग को मिल रहा है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो देखना, जैसे घर में आप लोग अगर कॉलम देखोगे, अपना बीम देखोगे घर में, जैसे मेरे ऑफिस में यहाँ पर बीम है, ठीक है, अब कैमरा से इसको दिखा नहीं सकता जस्ट क्योंकि उसकी के पास कैमरा है। तो आप देखना जनरली जैसे मॉल वगैरह में जाओगे तो जो आपको बीम्स दिखेंगी, बीम्स की चौड़ाई कम होगी, ठीक है, और उसके कंपेयर में जो उसकी ऊंचाई होगी, हाइट जो होगी वो ज्यादा होगी। तो अगर मैं विड्थ को कम रखता हूं अल्लाह, ठीक है, और हाइट को ज्यादा रखता हूं बीम की, और इस तरह से लोड अप्लाई करता हूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में मुझे फ्लेक्सचर रिजिडिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, जैसे कि ये वाला मैंने क्या किया, ओरिएंटेशन चेंज किया। देखो पहले जब मैं ऐसा रखा था, देखो जब पहले ये वाला ऐसा जब रखा था तो उस कंडीशन में इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो ज्यादा था, वर्टिकल डायमेंशन कम था। लोड कैसा लग रहा है, लोड तो वर्टिकल लग रहा है, ठीक है, लोड कैसा है, वर्टिकल लग रहा है। तो देखो फर्स्ट वाले केस में जब इसको मैं इस तरह से लेटा के रखा था तो उस समय इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो था वो बड़ा था क्रॉस सेक्शन का, और जो वर्टिकल डायमेंशन था वो छोटा था। तो इस कंडीशन में बेसिकली मुझे क्या मिल गया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला bh³/12 मिला। और जब सेकंड केस में मैंने जब इसको इस तरह से पलट दिया तो डायमेंशंस इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो इस केस में देखो जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है वो कम हो गया और वर्टिकल डायमेंशन यानी उसका जो डेप्थ है वो ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या मिला, इन वर्टिकल लोडिंग अभी भी वर्टिकल है। तो जब वर्टिकल लोडिंग कर रहे हो तो वर्टिकल डायमेंशन ज्यादा रखोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा मिलेगा। अगर वर्टिकल प्लेन में वाई डायरेक्शन में लोडिंग कर रहे हो तो वाई डायमेंशन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आप वाई डायमेंशन में लोड लगा रहे हो, ये वाई डायरेक्शन है ना, देखो ये वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन जब आप लोड लगा रहे हो तो आपका वाई डायमेंशन बड़ा होना चाहिए क्रॉस सेक्शन का। तो उससे क्या होगा, आप लोगों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो बड़ा मिलेगा। आ रही बात समझ, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। और अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा मिलेगा, तो इसकी जो रिजिडिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, रिजिडिटी कम मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि कभी भी रिजिडिटी क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। तो इसलिए देखना जब वर्टिकल लोड्स बीम को क्या करने हैं, वर्टिकल लोड्स कैरी करने हैं। तो वर्टिकल लोड किस डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे कि जो एग्जांपल दिया मैंने, इसमें वर्टिकल लोड जैसे लगाएंगे तो ये कौन सा एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है बेटा, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है। इसका मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट आएगा, बोला मैं जेड एक्सिस के अबाउट आएगा। जैसे कि पी लोड लगाया मैं तो पी इंटू, जैसे कि ये एल है, पी इंटू एल जो है वो किसके अबाउट आएगा, वो जेड एक्सिस के अबाउट आएगा मोमेंट, राइट। सो और सिंपल वे कर दिया मैंने कि अगर आपके पास वर्टिकल लोड्स हैं तो वर्टिकल लोड्स के कंडीशन में जो वर्टिकल डायमेंशन है दैट मस्ट बी हायर एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ताकि फ्लेक्सचर रिजिडिटी ज्यादा हो। अगर जितना ज्यादा फ्लेक्सचर रिजिडिटी होगा आपके लिए उतना अच्छा है, आपका बीम उतना ज्यादा लोड कैरी कर पाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा लोड ये कैरी कर पाएगा और उसको बेंड करना उतना ही मुश्किल होगा, ठीक। अब ये देखो यहाँ पर ना, अब हम लोग क्या हो रहा है, अगर हम लोग बीम को बात करें, बीम की स्ट्रेंथ की बात करें, बीम कितना मजबूत है, कितना, कौन सी बीम ज्यादा मजबूत होगी, कौन सा क्रॉस सेक्शन ज्यादा अच्छा होगा, ये सब पे अगर आप जानना चाहें तो आप देखेंगे कि जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि मैं एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन या एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो उसका अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और उसके लिए टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर की जो डिस्टेंसेस हैं वो वाई होंगी विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल एक्सिस उसके पास वाई की भी वैल्यूज होंगी, टॉप फाइबर की और बॉटम फाइबर की वैल्यू होगी उसके पास, है ना। अब अगर मुझे एग्जैक्टली जानना है कि वो कितना स्ट्रेस झेल सकता है तो मुझे दो चीजों की नीड पड़ रही है, एक आई की और एक वाई की। तो मेरे को ना मेरा जो टाइम है एनालिसिस का वो बढ़ रहा है, तो इसको कम करने के लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए मैं क्या करता हूं, इस आई और वाई को कंबाइन कर देता हूं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम अपॉन आई अपॉन वाई, ऐसा ना। ये आई बाई वाई जो है, आई क्या है, आई एन ए बोल सकते हो या सिंपली आई लिखो। तो आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है, और वाई आपके पास जो है यहाँ पर जो वाई है दिस इज वाई एक्सट्रीम फाइबर का, क्योंकि वाई तो अब कहीं का भी हो सकता है, ठीक है, वाई कहीं का भी हो सकता है। अगर मैं जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ये कितना झेल सकता है,
मुझे ये जानना है ना, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो है भैया वो तो एक्सट्रीम फाइबर पे आता है, टॉप पे या बॉटम पे, तो ये एक्सट्रीम वाली वैल्यू होगी, या तो टॉप की या तो बॉटम की, जैसे भी लिखोगे, ठीक है। सो आप लोग देखोगे यहां पर, ओके, आई बाई वाई जो है ये एक सिंगल टर्म देता है मुझे, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं जेड से, इसको बोलता हूं सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। अब जो भी क्रॉस सेक्शन आपके पास हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, ट्राइंगल हो, आई सेक्शन, टी सेक्शन, जैसा भी हो, मैं उसका आई बाय वाई निकाल दिया अगर, तो सिग्मा बी मैक्स को, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस को लिख सकता हूं सिंपल मैं एम, ओके, एम बाई जेड, दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है, उसमें मैं लिख सकता हूं कितना होगा। तो अगर मुझे पता है कि उसमें इतना बेंडिंग मोमेंट आया तो उसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना आएगा, मैं यहां से डायरेक्टली बता सकता हूं, डायरेक्टली बता सकता हूं कि कितना उसमें आने वाला है। क्लियर बात है ना। नाउ इसके बाद देखो ये क्या आपके पास, ये अभी मैं क्या बोला, मैंने एम लगाया, एम लगाया मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने लोड्स लगाए हैं, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया बीम में, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आया बीम में, और उसके हिसाब से ये स्ट्रेस उसमें पैदा हुआ, तो दिस इज इंड्यूस स्ट्रेस। नाउ मैं जानना चाहता हूं कि भाई मेरा बीम में मैं कितना लोड लगा सकता हूं, मैं उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि उसमें मैं मैक्सिमम कितना बेंडिंग मोमेंट लगा सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, मुझे पता है कि मैं अगर कुछ भी बेंडिंग मोमेंट अप्लाई, कुछ भी मोमेंट्स अप्लाई करता हूं तो उसके लिए रेजिस्टिंग बेंडिंग मोमेंट आएगा। जैसे कि कैंटिलीवर मैं यहां पर जस्ट शो करूं, इस तरह से कैंटिलीवर बनाया, ठीक है, इस तरह से इसमें लोड लगाया मैं पी, तो किसी भी सेक्शन पे इस तरह से आप देखेंगे कि आप लोगों को, ओके, इस तरह से P है, तो यहाँ पर ये सेक्शन पे एक तो शेयर फोर्स आ जाएगा V इक्वल टू P, और इस तरह से आपके पास M आ रहेगा, रेजिस्टिंग मोमेंट आएगा, ठीक है, रेजिस्टिंग मोमेंट आएगा। सो रेजिस्टिंग मोमेंट हमेशा जो बीम है वो क्रिएट करती है टू मेंटेन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन स्टैटिक इक्विलिब्रियम बीम जो है हमेशा रेजिस्टिंग मोमेंट जो है क्रिएट करती है। आप जो भी लोड लगाओगे उसके अपोजिट रेजिस्टिंग मोमेंट वहां पर आता रहेगा, है ना, उसके अपोजिट रेजिस्टिंग मोमेंट हर सेक्शन पे आप लोग को देखने को मिलेगा। अब रेजिस्टेंस जो है भाई एक समय तक की बॉडी रेजिस्ट कर सकती है ना। आप ऐसा तो नहीं है कि आपने जो भी 1 टन का लोड लगा दिया रेजिस्ट कर गई, 100 टन लगा दिया फिर रेजिस्ट कर गई, 1000 टन लगा दिया फिर रेजिस्ट कर गई, टूट ही नहीं रहा कभी, ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। तो ये जो रेजिस्टिंग मोमेंट आ रहा है, ठीक है, ये अधिक से अधिक कितना हो सकता है, यानी कि बॉडी अधिक से अधिक कितना रेजिस्टिंग मोमेंट क्रिएट कर सकती है, कितना रेजिस्ट कर सकती है बॉडी, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। बीम पे क्या लगते हैं, बीम पे बेंडिंग मोमेंट्स आ रहे हैं, हर एक पर्टिकुलर लोड के करस्पॉन्डिंग एक बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, अब बीम उसको रेजिस्ट कर रही है। अब आप लोड बढ़ाते जाओगे तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ता जाएगा, तो अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है तो रेजिस्टेंस भी करस्पॉन्डिंगली बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कब तक आप लोड बढ़ा सकते हो, कब तक ये बीम सह सकता है, कब तक रेजिस्ट कर सकता है? जब तक के इसमें जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं ड्यू टू बेंडिंग, दे आर नॉट हायर देन द परमिसिबल स्ट्रेसेस, और यू कैन से स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें जो मैक्सिमम जो इसमें स्ट्रेस आया, इफ दिस इज हायर देन सिग्मा परमिसिबल, तो ये क्या हो जाएगा बोला मैं, ये फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सो फॉर सेफ्टी क्या रहना चाहिए, फॉर सेफ्टी जो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है सिग्मा बी मैक्स, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। अब सिग्मा बी मैक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होती है, m बाई जेड, कितनी होती है, दिस इज m बाई जेड। सो m बाई जेड शुड बी लेस देन और इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल। आ रही क्या बात समझ में, ठीक है। तो जो उसमें स्ट्रेस पैदा हो रहा है दैट शुड बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस, जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस उसमें आ रहा है वो इस वैल्यू से कम होना चाहिए, ठीक है, क्लियर बात है। सो अगर मैं अब ये जब बोलना चाहूं आपसे, ये पूछना चाहूं आपसे कि कितना अधिक से अधिक बेंडिंग मोमेंट ये रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है, कितना अधिक से अधिक बेंडिंग मोमेंट ये रेजिस्ट कर सकता है, तो आप यहां से बता दोगे। अगर इसको इक्वालिटी को मैं हटा दूं तो m मैक्स, ठीक है, m मैक्स, और यू कैन से mr मैक्स, ओके, mr मैक्स, दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल इनटू z, and this is known as ultimate
अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो बॉडी क्या होता है, हमेशा जब भी आप कोई लोड लगाते हो तो उस लोड के कारण जो भी बेंडिंग मोमेंट आ रहे होते हैं उसको बॉडी रेजिस्ट करती है बाय अप्लाइंग रेजिस्टिंग मोमेंट, और इसी को क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही बोल सकते हो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और यू कैन से रेजिस्टिंग मोमेंट और रेजिस्टिंग मोमेंट। ठीक है, तो जब भी आप कोई लोड लगाते हो तो उस लोड के कारण जो भी मोमेंट आ रहे होते हैं उसको रेजिस्ट करने के लिए बॉडी एक रेजिस्टिंग मोमेंट सेटअप करती है या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेटअप करती है, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, अब कब तक सेटअप कर पाएगी भाई, जब तक के जो उसमें स्ट्रेसेस पैदा हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर है, यानी कि परमिसिबल वैल्यूज के अंदर है। परमिसिबल वैल्यूज से ज्यादा अगर आपने लोड स्ट्रेसेस आ गए तो बीम तो फेल कर जाएगी। तो अधिक से अधिक आप कब तक बेंडिंग मोमेंट अप्लाई कर सकते हो, जब तक के जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर नहीं हो जाता। तो अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस को परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर कर दूं तो मुझे एम की वो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो ये बीम सह सकता है। आई बात समझ में? तो ये जो अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है या फिर बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है। दिस इज बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। देखो, लगा तो आप कुछ भी सकते हो, लेकिन क्या वो सह पाएगा? एक प्लास्टिक की कुर्सी में हाथी को बैठा दोगे तो प्लास्टिक का कुर्सी सह पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। हाथी की गलती नहीं है इसमें गलती है प्लास्टिक की चेयर की। तो बस वही बात है कि आप बीम पे लोड तो कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन मुद्दा तो ये रहेगा ना सर्वाइवल के लिए कि बीम सह पाएगा या नहीं। तो बस वही बात है कि जो बेंडिंग मोमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है जो ये सह सकता है वो है अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दैट इज बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज अ बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। क्लियर बात है क्या आपकी? अब जितना ज्यादा होगा बीम उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अगर दो बीम्स है आपके पास, लेट अस से ए और बी आपके पास दो बीम्स हैं, एक के लिए आपके पास आया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ओके, MOR लिख दो, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए, इसके लिए आया MOR of B. Now if MOR of A is greater than MOR of B, तो ऑब्वियस सी बात है कि A ज्यादा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब इसमें ज्यादा लोड्स आप लगा सकते हो, और इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है तो इसमें कम लोड लगा पाओगे। तो विच इज स्ट्रॉन्गर? दैट इज A is stronger. Now अब यहां पर बोलोगे सर लेकिन ये तो नाइंसाफी है, हो सकता है कि आपने बी प्लास्टिक का बना दिया और ए स्टील का बना दिया हो, फिर बोल रहे हो कमजोर है ये वाला करके। तो देखो अब मैं क्या किया, दोनों में मटेरियल सेम यूज कर दिया, सिग्मा परमिसिबल दोनों का क्या है अब सेम है, दोनों स्टील के बना दिए मैंने, दोनों स्टील के बना दिए। तो अब ध्यान दो, अगर दोनों मटेरियल अगर सेम है तो फॉर सेम मटेरियल में बोलूं, अगर फॉर सेम मटेरियल, तो ऊपर जो MOR का फॉर्मूला लिखा है उसको देखो, फॉर सेम मटेरियल सिग्मा सेम हो गया तो MR मैक्स क्या हो जाएगा, MR मैक्स या MOR मैक्स जो हो गया आपके पास, MOR मैक्स जो हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये जो है दैट इज इसको अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या हुआ, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z विच इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस। Z क्या आपके पास सेक्शन मॉडुलस है। तो किसी बीम का अगर सेक्शन मॉडुलस ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसी बीम का अगर सेक्शन मॉडुलस कम है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बाय डिफॉल्ट कम होगी। और ये बात समझ में? सो यहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्योंकि डायरेक्टली डिपेंडेंट है किसके ऊपर, Z के ऊपर। तो कोई बीम कितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है दैट डिपेंड्स ऑन द सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने इसमें भी स्टील लगाया, इसमें भी स्टील का लगाया, दोनों में आपने मटेरियल सेम यूज किया, लेकिन क्योंकि आपने डिजाइन कुछ ऐसा रखा कि इसका जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो ज्यादा और इसका कम है। ठीक है, सो ये वाला स्ट्रॉन्गर कहलाएगा और ये वाला वीकर का, क्योंकि ज्यादा लोड नहीं झेल सकता तो मैं इसको वीक बोलूंगा। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मुझे हमेशा क्या रखना चाहिए, ज्यादा रखना चाहिए, मेरे पास ज्यादा मिलना चाहिए मुझे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा कब मिलेगा, जब आप सेक्शन मॉडुलस ज्यादा रखोगे, यानी कि I और Y का जो रेशियो है बेटा वो ज्यादा होना चाहिए, I/Y जो है वो आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग बोलूंगा। क्लियर बात है? सो दिस वाज अबाउट दी बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लेक्सचर फॉर्मूला के बारे में कि फ्लेक्सचर फॉर्मूला जो है हम लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसी जगह लगाएंगे जहां पर शेयर फोर्स 0 है तो वहां पर हम लोग जो एलिमेंट है उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंप्लीटली डिफाइन कर पाएंगे। लेकिन ऐसे जगह लगा देंगे जहां पर शेयर फोर्स 0 नहीं है तो हम लोग
उसका स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो कंप्लीट डिफाइन कब होगा, जब हमको पता चल जाए कि शेयर स्ट्रेस कितना हो रहा है। तो शेयर स्ट्रेस कैसे आएगा, क्यों आएगा, उसको हम लोग समझते हैं। देखना, जैसे कि भाई आप लोग ने एक एग्जांपल के तौर पे देखा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरह से, दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एल इसकी लेंथ है, ओके इसकी लेंथ ले लिया हमें इस तरह से, एल है ना, इस पे यूडीएल लग रहा है, डब्ल्यू पर यूनिट रन, ठीक है ये लग रहा है। तो इसका एसएफडी हम देखते हैं, जैसे इसका शेयर फोर्स डायग्राम देखते हैं। तो शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, शेयर फोर्स डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ओके लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसका शेयर फोर्स डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो मिड पॉइंट के अप्रॉक्स आपका जो शेयर फोर्स है एट सेक्शन 0 हो जा रहा है। तो इस सेक्शन पे मिड पे क्या हो रहा है, यानी कि L/2 पे जो शेयर फोर्स है वो 0 हो रहा है। आप लोग को L/2 पे जो शेयर फोर्स है 0 हो रहा है, ठीक है L/2 पे शेयर फोर्स आपका 0 आ रहा है। नाउ इसका बेंडिंग डायग्राम अगर बनाएंगे तो बेंडिंग डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इसका जो बेंडिंग डायग्राम है इस तरह से कुछ बन रहा है, लाइक दिस। ये आप लोग का बेंडिंग डायग्राम बन रहा है। दिस इज WL²/8 which is the maximum bending moment. It is the maximum bending moment. This is W. Clear? ये maximum bending moment है। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है, हम लोगों को यहाँ ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो इस वाला ये वाला जो प्लेन है जिसपे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मुझे मिल रहा है, इस वाले लोकेशन के अलावा बाकी सभी जगह जो शेयर फोर्स है दे आर नॉन जीरो। शेयर फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है बाकी जगह, है ना, शेयर फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है बाकी जगह। यहाँ पर सब जगह वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को 0 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को मिड पॉइंट पे बस आप लोग को शेयर फोर्स 0 दिखाई दे रहा है, बाकी सब जगह कुछ ना कुछ शेयर फोर्स यहाँ पर है। तो जब शेयर फोर्स मौजूद है तो ऑब्वियस सी बात है शेयर स्ट्रेस भी आएगा, ठीक है। तो ये जो शेयर फोर्स है वो कैसा लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो जैसे कि बीम का ये जो बीम है जिसपे ये बीम का टॉप सरफेस है, दिस इज टॉप सरफेस, ये उसका क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ किया, ठीक है। जस्ट कहीं से बीम को कट कर दिया इस तरह से, ऐसे कहीं से मैंने इसको कट कर दिया, एक्स डिस्टेंस पे इस तरह से कट कर दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इस तरह से शेयर फोर्स आ रहा है आपके पास, ठीक है, इस तरह से शेयर फोर्स आ रहा है, ठीक है। और ये शेयर फोर्स कैसा है, दिस इज अ ट्रांसवर्स फोर्स, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस क्रिएट करेगा उसको बोलते हैं बेटा ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस। तो ये जो शेयर फोर्सेस जो हम लोग के लग रहे हैं, यानी कि जो लोड लग रहे हैं वर्टिकल लोड, इसके कारण जो शेयर स्ट्रेस सेटअप होगा इन द क्रॉस सेक्शन दैट इज ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस। तो ये ट्रांसवर्स शेयर स्ट्रेस कहाँ सेटअप होता है, क्रॉस सेक्शन में सेटअप होता है, क्रॉस सेक्शन में सेटअप होता है, ये चीज है, क्रॉस सेक्शन में सेटअप होता है ना। हमारे पास ना ऐसा कोई टूल नहीं जिसके थ्रू हम लोग उसको डायरेक्टली पता कर सकें, डायरेक्टली इसको पता कर सके, ऐसा कोई टूल नहीं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस तरह से एक एलिमेंट ले लिया इस तरह से, तो यहाँ पर इस तरह से शेयर फोर्स इसमें कुछ आ रहा होगा, कुछ फोर्स आ रहा होगा और इसमें शेयर स्ट्रेस आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर शेयर स्ट्रेस कितना है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसको डायरेक्टली लिख दूं, ऐसा कुछ मेरे पास टूल नहीं है। तो अभी मेरे पास अभी हम लोगों ने जस्ट फ्लेक्सर फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो हमारे पास वही एक टूल है। तो ना मैं एक्चुअली में ना जो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कितना शेयर स्ट्रेस है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। ये जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन एक लिया मैं इस तरह से, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एग्जैक्टली कितना शेयर स्ट्रेस है मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ, शेयर स्ट्रेस इन दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन। बट आई कैन नॉट कैलकुलेट शेयर स्ट्रेस ओवर हियर, यहाँ पर मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करता। नाउ शेयर फोर्स क्योंकि नीचे आ रहा है तो इस तरफ से नीचे की डायरेक्शन में आपके पास शेयर स्ट्रेस इसमें आएगा, ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो इसके अपोजिट इस तरह से आप लोगों का हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस जाना चाहिए टू मेंटेन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आप देख सकते हो ये जो ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस है इस तरह से देख सकते हो ना, देखो यहाँ पर ऐसा ये ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस जा रहा है, तो ये इस तरह से एलिमेंट इस तरह से बन रहा है, तो इसलिए ऊपर वाले सरफेस पे इस डायरेक्शन में एरो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, जस्ट फॉर द फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। तो ये जो हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस आएगा बिटवीन टू प्लेन्स, दिस इज हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस, दिस इज हॉरिजॉन्टल ओके शेयर स्ट्रेस है बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, बिटवीन टू प्लेन्स, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स है ना, बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल प्लेन्स। तो मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं और जो भी इसका वैल्यू आएगा, जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा, वही मैग्नीट्यूड ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस के भी होगा, क्योंकि बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। दैट इज वाई उसमें दोनों स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्लियर बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, ठीक।
तो इस कंसेप्ट से मैं अगर पहले हॉरिजॉन्टल निकाल लूँ तो मुझे अपने आप ट्रांसफर शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी। अब ये हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस की वैल्यू पता कैसे चलेगी इसको देखते हैं। तो देखना, जैसे आप किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जैसे सेक्शन लिए इस तरह से, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैं बोला कि एम एक्स है, और थोड़े डिस्टेंस पे गया मैं यहाँ से इस तरह से डी एक्स डिस्टेंस पे गया, तो डी एक्स डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है वैल्यू याद रखना, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, ये मिटा दिया मैंने इसको, WL²/8 होता है, याद रखना UDL के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। डी एक्स डिस्टेंस पे आपने देखा बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कुछ अलग है, दैट इज mx प्लस dmx, कुछ वैल्यू बढ़ गया, यहाँ पर mx, दिस इज mx, ओके, दिस इज mx। तो ये वाला जो सेक्शन है बीम का, ये वाला जो सेक्शन है, इस पे mx है, उस वाले पे dmx है। तो इस सेक्शन को थोड़ा अलग से मैं बड़ा करके बना देता हूँ, ये आपके पास बन गया अलग से बड़ा सा, ठीक है, इसकी लेंथ है dx, ये इसका न्यूट्रल प्लेन है, दिस इज द न्यूट्रल प्लेन, ठीक है। इस सेक्शन पे लग रहा है जो बेंडिंग मोमेंट दैट इज mx, और इस सेक्शन पे जो बेंडिंग मोमेंट लग रहा है दैट इज mx प्लस dmx, ओके, mx प्लस dmx, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन मुझे पता चला ये वाला, वो यहाँ से पता चला, क्योंकि देखो ये पूरा पॉजिटिव है तो सैगिंग होना चाहिए, तो सैगिंग में आपका लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज और राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज लग रहा होता है, तो इस तरह से में आपको सैगिंग दिख रहा है, ठीक है। नाउ ये न्यूट्रल प्लेन है तो सैगिंग हो रही है फिलहाल के लिए, तो ऊपर कंप्रेशन आएगा और नीचे टेंशन आएगा। अब क्योंकि बेंडिंग जो मोमेंट लग रहा है दोनों सेक्शन पे अलग अलग है, यहाँ पर mx है, यहाँ mx प्लस dmx है, अलग अलग बेंडिंग मोमेंट्स आ रहे हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बॉडी का सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का सेम है, चाहे इस सेक्शन की बात करो चाहे उस सेक्शन की बात करो। तो फ्लेक्सर फॉर्मूला से मुझको पता है, फ्लेक्सर फॉर्मूला लिखता हूँ, सिग्मा भी क्या होता है my/i, है ना। तो m क्योंकि दोनों सेक्शंस पे अलग है, तो दोनों सेक्शंस पे अलग अलग बेंडिंग स्ट्रेस मुझे मिलेगा, ठीक है। ये सेक्शन देखो, ये सेक्शन x डिस्टेंस पे है, ये वाला जो सेक्शन दिस इज x प्लस dx, दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है। तो जो x यानी कि अब आप देख पा रहे हो, पहले अगर मैं बोलूं कि बेंडिंग स्ट्रेस इन प्योर बेंडिंग कंडीशन, तो प्योर बेंडिंग कंडीशन जो होता था ये वाला, यहां पर बना दे रहा हूं जस्ट प्योर बेंडिंग कंडीशन एक, है ना, जो प्योर बेंडिंग कंडीशन होता है जैसे इस तरह से, ये आपके पास प्योर बेंडिंग कंडीशन हो गया जैसे कि, तो ये आपके पास नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट पूरा इस तरह से आ गया सैगिंग हॉगिंग के केस में, ये आपके पास। तो देखो बेंडिंग मोमेंट जो है किसी भी सेक्शन, किसी भी दो सेक्शन भी, जहां पर x है, ये x डिस्टेंस है, ये x प्लस dx है, ऐसा बोला मैं, तो यहाँ पर भी m है बेंडिंग मोमेंट और यहाँ पर भी m है, दिस इज कंडीशन ऑफ प्योर बेंडिंग। तो बेंडिंग मोमेंट जो है दोनों सेक्शंस पे सेम है, तो इस सेक्शन पे के लिए भी जो फॉर्मूला बनेगा किसी भी y लोकेशन पे बेंडिंग स्ट्रेस का, है ना, इस सेक्शन पे जो फॉर्मूला बनेगा बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर एनी y डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, सिग्मा b विल बी my/i, और यहां पर भी बेटा लिख पाओगे आप my/i। लेकिन यहां पर अगर आप किसी भी y लोकेशन में बात करो, यहां पर अगर आप किसी y लोकेशन में, जैसे कि यहां से y डिस्टेंस पे गया, यहां किसी y डिस्टेंस पे अगर आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालने की बात करोगे इस तरफ और इस तरफ जैसे, तो यहां पर y डिस्टेंस पे जो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बन रहा है दैट इज mx इंटू y/i, जबकि इस तरफ के लिए क्या बन रहा है किसी भी y डिस्टेंस के लिए, सिग्मा इज इक्वल टू mx प्लस dmx, ओके, इंटू y/i, ठीक है। तो इस तरफ जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं y डायरेक्शन में वेरी कर रहे हैं, साथ ही साथ x डायरेक्शन में वेरी कर, देखो y डायरेक्शन में जाओगे तो बेंडिंग स्ट्रेस अलग अलग आ रहा है, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर ये x डिस्टेंस है ना, ये यहां से x डिस्टेंस पे ये वाला प्लेन है x डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे आपने एक पर्टिकुलर प्लेन रखा है, तो इस पर्टिकुलर प्लेन पे एक पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट है। नाउ अलग अलग y वैल्यूज पे अलग अलग आपका बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, इसको शो करता हूं, देखो इस तरफ बेंडिंग मोमेंट कम है, इस तरफ सैगिंग हो रहा है तो ऊपर कंप्रेशन आएगा इस तरह से, और नीचे टेंशन आएगा इस तरह से, दिस इज टेंशन एंड दिस इज कंप्रेशन, ऐसा, इस तरह बेंडिंग मोमेंट कम है ना। तो अब इसके लिए देखेंगे इस तरह बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, इस तरह से, तो देखो मैंने एरोज वगैरह बड़े बड़े ड्रॉ किए इस तरफ क्योंकि मैं शो करना चाहता हूँ इस तरफ ज्यादा है, तो इस तरफ जो बेंडिंग मोमेंट है ज्यादा है, तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो भी क्या आ रहा है, इस तरफ ज्यादा आ रहा है एट एनी y डिस्टेंस, एट एनी y लोकेशन, जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस जो आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है एट एनी y लोकेशन, क्लियर बात है।
अब देख पाना यहां से ध्यान देना। सो आप यहां से एकदम क्लियर हो जाओ इस चीज को कि दोनों सेक्शंस पे जो शेयर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज डिफरेंट, लीनियर ही है, लेकिन एक तरफ जो स्ट्रेसेस हैं ज्यादा है, एक तरफ क्या है, एक तरफ ज्यादा है, एक तरफ क्या है, कम है। जैसे कि यहाँ पर आप यहाँ पर एक्स, यहाँ पर का इस प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स, और ये पॉइंट का वाई, ठीक है। तो ये एक्स वाई जो है, दिस इज एक्स वाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस देखो। अब सेम वाई डिस्टेंस पे x प्लस डी एक्स डिस्टेंस देखो, तो यहाँ स्ट्रेस ज्यादा है पहले कंपेयर। तो देखो x डायरेक्शन में y कांस्टेंट रखा, देखो y कांस्टेंट रख के मैं x डायरेक्शन में आगे बढ़ गया, तो देखा मैंने कि स्ट्रेस चेंज हो रहा है। तो x डायरेक्शन में स्ट्रेस चेंज हो रहा है। और अगर x कांस्टेंट रख के मैं y में जाऊं तब भी स्ट्रेस चेंज हो रहा है। तो जो आपका स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस, यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आपका x और y दोनों डायरेक्शन में अब चेंज हो रहा है। तो इन जनरल मैं बोल सकता हूं, एक जनरल प्रॉब्लम, एक एक्चुअल प्रॉब्लम में जब हम लोग बात करते हैं जिसमें प्योर बेंडिंग नहीं हो रही होती है, तो वहां पर आप लोगों का जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो एक्स डायरेक्शन में, यानी कि बीम की लेंथ के अलोंग और जो बीम के क्रॉस सेक्शन के अलोंग, दोनों बीम के क्रॉस सेक्शन में तो वैसे भी वेरी करता था, ठीक है। अब बीम के लेंथ के अलोंग भी जो वैल्यूज होंगी वो अलग अलग आएंगी। तो ये दो चीजों का आप लोगों को ख्याल रखना है। तो बीम के लेंथ के अलोंग और बीम के क्रॉस सेक्शन के अलोंग दोनों में अब चेंजेस देखने को मिल रहे हैं एक एक्चुअल प्रॉब्लम में, ठीक है। तो अब देखो यहां से मैं वाई डिस्टेंस पे बात किया जस्ट, तो ये वाई डिस्टेंस पे मैंने एक प्लेन कंसीडर किया, ठीक है, वाई डिस्टेंस पे ये, तो उसमें इस तरह से यहां से यहां तक वेरिएशन आप लोगों को दिख रहा है। दिस इज वाई टॉप, ये आपका दिस इज वाई टॉप प्लेन का डिस्टेंस है, इस तरह से, है ना। अब देखो अगर इस सेगमेंट को मैं निकाल लूं अलग से, इतने सेगमेंट को अलग से मैं निकाल लेता हूं, ये देखो इस सेगमेंट को निकाल लूं अगर मैं अलग से, तो इस सेगमेंट पे इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है देखो, और इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है देखो तो एक बार चलो, ये देखो एक इस सेगमेंट में अगर आप देखते हो, इस सेगमेंट में एक छोटा सा एलिमेंट ले लो इस तरह से, इस सेगमेंट में सिर्फ छोटा सा एलिमेंट ले लो, अभी एलिमेंट dx सॉलिड, उसके अंदर एक और एलिमेंट ले लिया मैं, ठीक है, ध्यान देना। दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी दिस इज नॉट न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये आपका फेस है, ये आपका यहाँ से y है, ये आपके पास यहाँ से y टॉप है ना। तो आपने यहाँ पर इस तरह से एलिमेंट ले लिया, तो क्रॉस सेक्शन में देखेंगे अगर आप इसका, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। This is the cross section of this element। एलिमेंट की लेंथ कितनी है भाई, ये तो है आपके पास dx, ठीक है। अब एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन यहाँ से दिख जाएगा, ये हो जाएगा इसका विड्थ है लेट अस से b, और इसका जो एलिमेंट का हाइट है दिस इज dy, ठीक है, दिस इज dy, है ना। अब इस तरह से स्ट्रेसेस इसमें वेरी कर रहे हैं, उसको मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेसेस इसमें वेरी करते हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर कुछ स्ट्रेस आ रहा है तो वो कितना हो जाएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा आप लोगों का किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास mx इंटू वाई अपॉन आई। तो ये जो भी y इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू रख दिया, तो यहाँ पर एक बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, इधर एक बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है, दोनों बेंडिंग स्ट्रेसेस देखो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस बेंडिंग स्ट्रेस को, ये इस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो गया, नाउ इस बेंडिंग स्ट्रेस के कारण इस एलिमेंट में कितना, इस एलिमेंटल dy हाइट तक की कितना फोर्स आ रहा है वो अगर मैं लिखना चाहूं तो वो हो जाएगा आप लोगों के पास दिस इज mx इंटू y अपॉन i इंटू एरिया दैट इज b, ओके, इंटू dy, bdy। इसको bdy को आप ये जो एरिया को dA भी लिख सकते हो सीधा ऐसा, उसको dA लिख दिया मैं, ठीक है, स्ट्रेस इनटू एलिमेंटल एरिया, ये है ना। और इस तरफ से कितना फोर्स आ रहा है देखो, इस तरफ से जो फोर्स आ रहा है दैट इज माइनस mx प्लस dmx, ओके, इनटू y अपॉन i इनटू dA। नाउ ऑब्वियस सी बात है, देखो इस तरफ जो स्ट्रेस है वो ज्यादा है, इस तरफ का जो स्ट्रेस है एलिमेंट पे, इस तरफ जो स्ट्रेस आ रहा है वो ज्यादा है, इस तरफ जो स्ट्रेस आ रहा है सॉरी कम है, इस तरफ जो आ रहा है वो ज्यादा है। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आया, ये वाला कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला कम होगा। तो ये जो हम लोग पोर्शन काट करके लिया है, ये वाला जो पोर्शन लिया है, इसमें इस तरफ स्ट्रेसेस ज्यादा है और इस तरफ स्ट्रेसेस कम है, तो इस तरफ जो फोर्स आएगा वो ज्यादा होगा
और इस तरफ जो फोर्स आएगा वो कम होगा। तो एक तरफ ज्यादा फोर्स हो गया और एक तरफ कम फोर्स हो गया। सो ड्यू टू द डिफरेंस in the bending stresses, that due to difference in the bending stresses, आपके जो फोर्स आ रहे हैं along the x direction in this particular segment, उसमें फोर्सेस का डिफरेंस क्रिएट हो गया। जीरो नहीं मिल रहा है, दोनों अपोजिट है, ये इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, बट ये बड़ा है ये छोटा है, तो जीरो कैसे मिलेगा? तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। सो ऐसे में तो बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, जो कि होने वाला नहीं, क्योंकि बॉडी को तुमने प्रॉपर्ली सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो उस अब ये क्या होगा देखो, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स और ये फोर्स, लेट अस से ये लिखा मैं F1 और ये लिखा F2, तो F2 बड़ा है बोला मैं F1 से। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा? समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो करना होगा। ये कैसे पॉसिबल है? जो कमजोर है उसको थोड़ा सा ताकत देकर, यानी कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको थोड़ा बढ़ाऊं। कैसे बढ़ा सकता हूं? स्ट्रेस तो वैसा ही है। तो अब देखो क्या होगा, इस डायरेक्शन में जब आपके पास फोर्स ज्यादा, इस डायरेक्शन में फोर्स कम है, तो इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगने लग जाएगा F2 माइनस F1, और ये जो ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये इस तरफ स्लाइड करने लग जाएगा, लाइक दिस, इस तरफ जो है स्लाइड करने लग जाएगा, क्योंकि इधर ज्यादा फोर्स हो गया, इधर कम फोर्स हो गया। तो इसको, ये जो नीचे वाला जो मटेरियल है, जो हमने क्या रखा है, ऊपर का बस कंसिडर किया है, तो जो नीचे वाला प्लेन है, बेसिकली इस नीचे वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में ये जो ऊपर का पूरा ब्लॉक है ये सरकने लग जाएगा, शेयर रिलेटिव मोशन देने लग जाएगा। तो ये जो यहाँ पर बॉन्ड्स मौजूद हैं, जो एटम, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको क्या करेगा? वो इस तरफ सरकने देगा क्या? नहीं सरकने देगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज रेजिस्टिंग फोर्स लगाएगा। सो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द फोर्स F2 माइनस F1, जो कि किस लिए आया, क्यों आया? जो कि आया इसलिए क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेसेस में डिफरेंस है x और x प्लस dx लोकेशन पे। तो ये जो बेंडिंग स्ट्रेसेस में डिफरेंस के कारण जो फोर्स में डिफरेंस आया, इस फोर्स में जो डिफरेंस आया है, इसको मैनेज करने के लिए, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए बॉडी क्या करेगी? बॉडी इस प्लेन पे एक रेजिस्टिंग फोर्स सेटअप करेगी इन दिस डायरेक्शन। तो देखो ये कुछ एक्स्ट्रा आ गया, अब ये और ये ऐड होकर के, ये सब फाइनली ऐड होकर के क्या देंगे? समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो दे देंगे। अब इस तरफ ज्यादा था, इस तरफ कम था, तो अब इस तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स अगर आ जाएगा इस प्लेन पे, तो इस बॉडी में जो समेशन ऑफ फोर्सेस है वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। सो हियर ड्यू टू दिस फोर्स अ शियर स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड, शेयर स्ट्रेस विल इंड्यूस, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जो फोर्सेस F2 और F1 का जो डिफरेंस आया, उसके कारण एक रेजिस्टिंग फोर्स सेटअप होगा, ठीक है। और रेजिस्टिंग फोर्स आ रहा है, दैट इज द शियर फोर्स, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू टाउ इनटू दिस एरिया। ये वाला एरिया कितना होगा? ये dx है और इसकी विड्थ कितनी है? b है, तो ये हो जाएगा आपके पास b dx। तो टाउ इनटू b dx, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहाँ पर शेयर फोर्स सेटअप होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स आ रहा है VH, दिस इज इक्वल टू F2 माइनस F1। F2 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम y टू y टॉप ऑफ mx प्लस dmx इंटू y अपॉन I इंटू BDA माइनस mx इंटू y अपॉन I इंटू BDA, ठीक है। यहां से आप लोगों का बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम y टू y टॉप, ओके, y टॉप, यह जाएगा टाउ इंटू b इंटू dx, ओके, इंटू यहां से बचेगा आपके पास dmx, ओके, dmx इंटू y, ओके, अपॉन I, ओके, dmx इंटू y अपॉन I इंटू BDA, ये आपके पास बचेगा। क्लियर है? सॉरी BDA कर रहा हूँ, B का है को आ गया, इसमें DA आएगा, सॉरी सिर्फ DA आएगा, ओके, इंटू DA एरिया, DA, दिस विल बी ओनली DA, है ना। BDY होगा, BDA लिख दिया था मैं, BDA नहीं, सॉरी BDY होगा, BDA लिख दिया था मैंने। सो दिस इज DA बस होगा ना, एलिमेंट का जो एरिया है जिसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा, दैट इज DA, ओके, ये हो गया आपके पास, है ना। नाउ यहाँ से अब ये x है और हम लोग तो यहाँ पर y लिमिट्स पुट कर रहे हैं, तो इसको बाहर निकालते हैं एक बार। तो ये क्योंकि y के अलोंग तो m कांस्टेंट है आपका, एक पर्टिकुलर प्लेन में तो आपका एक पर्टिकुलर प्लेन में तो सिर्फ एक ही बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो इसको बाहर निकाला सकता है जाएगा dmx बाई dx, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ y टू y टॉप, ओके, ऑफ y dA, ओके, अपॉन I इंटू B,
बी कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू शियर फोर्स dm by dx इक्वल टू vx, ओके। और ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए जो होता है दैट इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, इसको लिखते हैं ए वाई बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास vx इंटू ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी, ओके। मिल गया आप लोगों को इस टाउ की वैल्यू। दिस इज द हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस एंड दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज इक्वल टू द ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। तो यहां से जो आपका ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है मिल गया आपको, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस आपको मिल गया, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस आप लोग को मिल गया। क्लियर बात है। नाउ ए वाई बार जो है वो क्या है, ए वाई बार जो है ये जितना एरिया आपने कंसीडर किया है ना, ये जितना एरिया आप लोगों ने कंसीडर किया है, ये जितना आप लोगों ने कंसीडर किया जो एरिया, इस एरिया का फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से इसका जो सेंट्रॉइड है ये हो गया आपके पास वाई बार, और जो शेडेड एरिया है, ठीक है, शेडेड एरिया है उसका वैल्यू ए, ठीक है। तो ये ए वाई बार कैसे निकलेगा बता देता हूं। ए आपके पास क्या है, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया, एंड वाई बार क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया फ्रॉम एन ए, सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया, शेडेड एरिया फ्रॉम एन ए, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ शेडेड एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस एन ए, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को जो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है ये मिल जाएगा, ट्रांसवर्स शियर जो है जो वो मिल जाएगा। नाउ अब बात करते हैं कि टॉप पे ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी। तो टॉप पे अगर आप पहुंच जाते हो, अगर आप टॉप प्लेन की बात करते हो, अगर आप टॉप प्लेन की बात करते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में आप इस प्लेन पे निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर शेडेड एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप यहाँ जब आप बात करते हो शियर स्ट्रेस निकालने की, ठीक है, तो शियर स्ट्रेस किसी लोकेशन पे जब आपको निकालना है, ठीक है, जैसे कि मुझे इस टॉप प्लेन पे शियर स्ट्रेस निकालना है, टॉप प्लेन पे शियर स्ट्रेस निकालना है, तो इस प्लेन के ऊपर मुझे देखना होगा कि क्या है, इस प्लेन के ऊपर क्या है, इस प्लेन के ऊपर क्या कोई बेंडिंग मोमेंट का, बेंडिंग स्ट्रेसेस का कोई डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, नो। तो यहाँ पर टॉप प्लेन पे क्या हो जाएगा, कोई डिफरेंस इन शियर स्ट्रेस ये सब की नीड पड़ेगी क्या, नो। तो इस टॉप प्लेन के ऊपर, जैसे कि मैं यहाँ लेता हूँ, यहाँ जैसे कोई प्लेन लेता हूँ, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, देखना इस यहाँ पर मैं कोई प्लेन लेता हूँ, तो इसके ऊपर इतना मटेरियल है, इतना इस मटेरियल है, इसका अपना क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस पे बेंडिंग स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंस इन बेंडिंग स्ट्रेसेस ये शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी आपकी इस तरह से। लेकिन अगर आप टॉप सरफेस की बात करोगे, तो टॉप सरफेस की बात करोगे कि आपको यहां पर शियर स्ट्रेस जानना है कि कितना है, तो इसके ऊपर कुछ और है क्या, नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो टॉप सरफेस के ऊपर कुछ और मटेरियल है ही नहीं, तो वहां पर बेंडिंग स्ट्रेसेस का डिफरेंस मिलेगा क्या, बेंडिंग स्ट्रेस का डिफरेंस तब मिलेगा जब कोई मटेरियल होगा वहां पर। तो टॉप सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, टॉप सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, सो देयर विल बी नो चांस ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन द बेंडिंग स्ट्रेसेस, दैट इज व्हाई टॉप सरफेस पे आपका टाउ क्या आएगा, जीरो आएगा, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस की वैल्यू टॉप पे जीरो होगी। सेम वैसी जब आप इस डायरेक्शन यानी कि बॉटम डायरेक्शन में जाओगे तो सेम वही मिलेगा आप लोगों को, सेम इसी मेथड से आप लोग नीचे के लिए भी बात कर सकते हो, सारा सेम टू सेम मिलेगा। तो सेम वैसी जब नीचे पे जाओगे तो यहां पर जैसे बात करोगे तो इस वाले प्लेन के नीचे कुछ और है, कोई मटेरियल है क्या, नहीं है, तो यहां पर फिर आपको डिफरेंस इन बेंडिंग स्ट्रेसेस दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दैट इज व्हाई जो टाउ आपका बॉटम मोस्ट सरफेस पे होगा वो भी जीरो होगा। तो किसी भी बॉडी के टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट सरफेस पे जो शियर स्ट्रेस आएगा, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस आएगा, वह जीरो होगा, वो जीरो होगा। क्लियर बात है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देखोगे ये कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक होगा, और इसकी डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस के लिए डिफरेंट वैल्यू होगी। चलिए देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू होती है। तो हमेशा ये याद रखना कि जो ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम लोग जो है हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस जो होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस के बराबर होता है। ठीक है।